हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एमसीक्यू बैंक। रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है ये एमसीक्यू बैंक, तो हम लोग आज इसका डिस्कशन करेंगे और फिर बहुत जल्द हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी एमसीक्यू बैंक हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो 30 मार्क्स का हमारा एमसीक्यू रहता है। इंपॉर्टेंट पोर्शन तो है, 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहता है। इसलिए हमने ऑलरेडी देखना है, एक एमसीक्यू मैराथन हमने करा रखा है यूट्यूब पे। तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, उसमें लगभग 400+ क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, एंड डिटेल एनालिसिस के साथ साथ ही साथ वो जो आपका डिस्कशन हुआ है ना, वो पूरा का पूरा पता है। जैसे ये हमारा एमसीक्यू बुकलेट है ना, तो इसमें देखना चैप्टर वाइज पूरा ये एमसीक्यू होगा। इसी एमसीक्यू बुकलेट का पूरा डिस्कशन पूरा का पूरा हुआ है, और ये पीडीएफ मैंने शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, देख लो आप, पूरा चैप्टर वाइज पूरा एमसीक्यूज है। मैं बोल सकता हूँ आपको इतना कर लो, मोर देन इनफ है ना। आज का वीडियो देख लो और ये एमसीक्यू बैंक देख लो, तो मैंने ये एमसीक्यू बुकलेट तो आपका मोर देन इनफ है। अब जो ये एमसीक्यू बुकलेट इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया, यहाँ पे लगभग 144 क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग यहाँ पर 144 क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे, बट देखना मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी कर रखा है ना, एमसीक्यू बुकलेट जो हमारा था, उसमें आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये करके हम डिस्कशन हम लोग यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं सारे एमसीक्यूज का। तो यहाँ मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, फॉन्ट बहुत छोटा है यहाँ पे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इसमें से कौन सा हमारा मेथड नहीं है? तो सिंकिंग फंड मेथड तो होता है चार्जिंग फॉर डेप्रिसिएशन, सम ऑफ योर डिजिट मेथड भी होता है, वर्किंग आवर्स मेथड भी होता है, एसेट लाइफ साइकिल ये कोई मेथड नहीं है। तो यहाँ पर ये मेथड कुछ नहीं होता, तो ये होगा इस यहाँ पर आंसर कि ये मेथड हमारे पास नहीं है। अच्छा, इसको मैं हटा दूँ वरना आपको लगेगा ये भी है क्या। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विद द पर्पस ऑफ यूजिंग इट फॉर जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसेट्स। हमारे पास एसेट हम रखते हैं क्यों? हम लोग बिजनेस में आगे चल के इसी को यूज करके हम लोग प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं। एसेट्स। आउटवर्ड इनवॉइस इशूड इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर आउटवर्ड इनवॉइस कब देते हैं हम लोग? सेल्स के टाइम पे, है ना। और इनवर्ड इनवॉइस होता है परचेस में, तो सेल्स बुक। ठीक है, मुझे द फॉलोइंग इज ऑफ कैपिटल नेचर। तो कमीशन ऑन परचेस नहीं, ये तो रेवेन्यू नेचर का है। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स भी रेवेन्यू नेचर का है। रेंट ऑफ फैक्ट्री भी रेवेन्यू नेचर का है। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। जब हम लोग एसेट परचेज करते हैं, जब तक वो इंस्टॉल ना हो जाए, मतलब रेडी टू यूज ना हो जाए, तब तक हम लोग क्या मानते हैं, सारा का सारा खर्चा कैपिटलाइज होगा। तो ये हमारा कैपिटल नेचर का है। ठीक है, मुझे द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। देखो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन हमारे पास तीन होता है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। तो यहाँ पर गोइंग कंसर्न तो ठीक है, कंसिस्टेंसी भी ठीक है, एक्रूवल मेटेरियलिटी यहाँ पर हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन में नहीं आता। फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन का मतलब क्या होता है, आप बोलो ना बोलो, हम लोग ये मानेंगे कि ये सब चीज फॉलो हो रहा है। ठीक है, एन ऑब्लिगेशन विच मे और मे नॉट मेटेरियलाइज। चाहे वो मेटेरियल हो चाहे नहीं हो, मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कंटिंजेंट लाइबिलिटी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये हमारा नहीं है सब कैपिटल नेचर का। इनसे प्रीमियम भी नहीं है। टैक्सेस एंड लीगल इसमें भाई कोई भी नहीं है, इसमें से कोई भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही नहीं, है ना। डैश इज स्पेशली सूटेड टू माइंस, ऑयल वेल, क्वारीज, सैंड पिट्स एंड सिमिलर एसिड ऑफ अ वेस्टिंग कैरेक्टर। मतलब इसे डिप्लीशन का बात कर रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो डिप्लीशन हम लोग यूजेशन में बोलते हैं, डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट के केस में, इन सब में क्या बोलते हैं हम लोग? वेस्टिंग एसेट के केस में डिप्लीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट एज अ क्रेडिट बैलेंस? इसमें कौन सा क्रेडिट है? तो प्लांट एंड इक्विपमेंट तो एसेट डेबिट होता है। लोन हमारा क्रेडिट हो सकता है, लोन अगर हम लोग प्रोवाइड किए तो डेबिट होगा, वो क्रेडिट होता है। बट लोन कुछ नहीं होता, लोन हम लोग लिए हुए तो वो क्रेडिट होता है। परचेज हमारा खर्चा है, डेबिट होगा, तो यहाँ पर लोन हो जाएगा क्रेडिट। मुझे द फॉलोइंग इज और आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कंज्यूमेबल स्टोर्स रेवेन्यू है, टैक्सेस एंड लीगल ये भी रेवेन्यू है, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग रेवेन्यू, मतलब यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर होगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इज सर्व फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस? टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, सही बात कर रहा है। टू असरटेन द बैलेंस ऑफ एनी लेजर, ये भी सही है। टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स प्रॉम्प्टली, ये भी सही है, मतलब यहाँ भी क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्सेप्ट इज दैट बिजनेस इज एज्यूम्ड टू एग्जिट फॉर इंडेफिनिट पीरियड। तो ये हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर होगा डैश। ठीक है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा, वो क्या मानता है कि बिजनेस जो वो चलता रहेगा, हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कब ये क्लोज होने वाला है। ठीक है, अपना बिजनेस। परचेज ऑफ लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज। अब देखो परचेज ऑफ लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
और आपने परचेज अकाउंट में डाला, मतलब वो गुड्स जो परचेज करते हैं उसको बोलते हैं लोग परचेज अकाउंट। आपने रेवेन्यू मान लिया, तो कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू में दिक्कत हुआ, इससे क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये कैसा एरर है, ये प्रिंसिपल का। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज बोथ अ जर्नल एंड लेजर, जर्नल लेजर दोनों कौन सा बुक होता है, कैश बुक है ना। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन जो है वो 1.5 लाख है, रेसिडुअल वैल्यू इसका 10,000 है। इफ डेप्रिसिएशन चार्ज इज 10% पर एनम अंडर डब्ल्यू मेथड, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा। देखो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन अगर देखो डब्ल्यू मेथड है तो हम इससे मतलब तो होता नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर 1,50,000, 1,50,000 माइनस 15,000, ये हो गया आफ्टर फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन। फिर 10% डब्ल्यू है तो इस पे होगा 1,35,000 माइनस 10% करो 1,21,500। अब इसके ऊपर 10% 12,150। ठीक है। अब वो जल्दी से कैसे करना है कैलकुलेटर में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर पहले लिखोगे आप 1,50,000, ठीक है, लिखा पहले आपने 1,50,000, माइनस करो 10%, 1,35 आया। फिर कैलसी में ही माइनस करो फिर से 10%, इतना आया, आ गया ना, ये 2 साल के बाद का आ गया। तो थर्ड ईयर का ये डब्ल्यू है। अब इस पर डेप्सन चार्ज करो इंटू 10%, अब आया 12,150। लिख के नहीं करना इतना एग्जाम में, ठीक है। चलो, कॉस्ट ऑफ मशीन बी इज 90,000, एक्सपेंसेस इंकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज टू बी कैपिटलाइज 10,000, तो अभी तक 1 लाख हो चुका है। एस्टिमेट रेसिडुअल वैल्यू ऑफ मशीन जो है वो 20,000 है, तो ठीक है। और लाइफ है इसका 8 साल, तो अगर एसएलएम मेथड अगर हुआ तो 10,000 रुपया हमारा डेप्सन चार्ज होगा, ठीक है, डन। इफ कैपिटल ऑन 1/1/23 वो था 24,000, कैपिटल 31/12/23 को है 12,000, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि कैपिटल घटा है, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस जो हुआ ड्यूरिंग द ईयर वो हुआ है 6,000, फ्रेश कैपिटल आया है 1,200। तो बोलता है ड्राइंग कितना, आप नॉर्मल से चीज समझो, 24,000 था, कितना प्रॉफिट हुआ है 6,000, तो कितना होना चाहिए क्लोजिंग 30, फिर बीच में लाया भी था ये 1,200, कितना होना चाहिए 31,200 होना चाहिए, है कितना 12,000, तो 19,200 निकाल लिया, ड्राइंग है कितना 19,200, ठीक है। जर्नल एंट्री ऑफ वेजेस ₹10,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी मतलब कैपिटलाइज होगा खर्चा, तो हम लोग मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हम लोग कैश और बैंक बोलेंगे, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिट होगा कैश और बैंक, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट का दिखाता हम लोग इनकम और गेन, ठीक है। तो एक्सपेंसेस लॉस इनकम इन द बिजनेस, ठीक, सॉरी ये क्या आ गया, इनकम इन द बिजनेस। Which of the following will be recorded as contra entry in cash book, contra entry कब यूज होगा, जब कैश बैंक दोनों साथ में आएगा, है ना। तो 1,000 विड्रॉन फॉर फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, ये तो नहीं होगा। चेक ऑफ ₹2,000 रिसीव फ्रॉम एक्स लॉग्ड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, अगर सेम डे जमा किया तो फिर तो सीधे होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स। अगर यही मान लो होता कि आज लिया चेक और 2-3 दिन बाद या कल जमा करे, तो फिर हम लोग उसको जिस दिन लिया हम लोग बोले कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स, फिर जिस दिन जमा करेगा हम लोग बोले बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वहां पे कॉन्ट्रा हो जाएगा। चेक ऑफ 3,000 रिसीव फ्रॉम वाई एंड नाउ लॉग्ड, इसको पहले ही लिया था और आज इसको बैंक में डाला, तो अब ये आज कॉन्ट्रा एंट्री इस पे होगा। अ कस्टमर डायरेक्टली डिपोजिट 4,000 इन द बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस, नहीं ये भी कॉन्ट्रा नहीं, डायरेक्ट बिजनेस अकाउंट में ही आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये वाला होगा कॉन्ट्रा एंट्री 3 नंबर। गुड्स परचेज कॉस्टिंग 60,000 एंड कैश पेड 45,000 आफ्टर रिसिप्ट ऑफ कैश डिस्काउंट ऑफ 9,000, तो बोलता है ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला था इसको। एक चीज समझना, गुड्स परचेज किया 60,000 का, ठीक है, और कैश पेड किया है 45, आफ्टर 9 का कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिलता है हम लोग को प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, तो ये था बिल का अमाउंट, बिल का अमाउंट ये है, और बिल तो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट बनता है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 6,000 ट्रेड डिस्काउंट मिला था, 6,000 अपॉन 60,000 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया। क्लियर हो रहा है ये चीज, तो 10% का यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट है। Which of the following error is an error of omission, तो सेल ऑफ 5,000 रिटर्न इन द परचेज जर्नल, नहीं ये कमीशन एरर है, लिखा तो है बट गलती लिखा है, ठीक है। वेजेस पेड टू सैम डेबिटेड टू हिज अकाउंट, ये भी कमीशन एरर है, ठीक है। टोटल ऑफ द सेल जर्नल हैज नॉट बीन पोस्टेड, ये पोस्ट ही नहीं किया, ये भूल गया, ये है आपका ओमिशन, है ना, तो ये हो जाएगा सी। अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू आमिर अमीर वर्थ ₹600 वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। अब देखो क्रेडिट सेल था तो होना क्या चाहिए था, आमिर टू सेल्स, ये होना चाहिए था, है ना। उसको लिखा है परचेज बुक, मतलब परचेज टू आमिर लिख दिया यहाँ पर। ठीक कैसे होगा, देखो सेल्स को लाना पड़ेगा क्रिएट करके, परचेज को हटाना पड़ेगा क्रिएट करके, और ए
ए को होना था डेबिट 600 रुपया, डेबिट तो हुआ नहीं, उल्टा क्रेडिट हुआ है। तो अगर आप एक बार डेबिट करोगे तो इसका तो इफेक्ट पहले जीरो होगा, पर डेबिट तो करना है ना 600, तो और 600, मतलब अमीर हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा 1200, टू सेल 600 टू परचेज 600, ठीक है। तो अमीर देख लो आप, अमीर डेबिट होगा यहाँ पर 1200 से, तो यहाँ पर बस एक ही चीज़ है, परचेस डेबिट नहीं परचेस क्रेडिट होगा। अमीर डेबिट 600 से नहीं होगा, और सेल्स क्रेडिट 1200 से नहीं होगा भाई, सेल क्रेडिट 600 से होगा, ठीक है। तो एंट्री होगा अमीर अकाउंट डेबिट 1200 टू सेल टू परचेस, ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ 5000 वाज ओमिटेड फ्रॉम अकाउंट्स, द रेक्टिफिकेशन एंट्री, देखो परचेज किया तो लिखना ही भूल गए, तो भाई लिख लो, क्या जाता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और उधार में लिया है तो टू क्रेडिटर फॉर मशीनरी लिख लो। देखते हैं क्या है। तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, नहीं, परचेज गुड्स से केस में आता है, ठीक है। अगर ये करते तो फिर क्या हो जाएगा पता है, प्रिंसिपल डीलर, रेवेन्यू और कैपिटल का दिक्कत। कैश क्रेडिट होगा, हाँ कैश और बैंक क्रेडिट तो होगा, जो हम लोग दिखाएंगे। तो मशीन क्रेडिट नहीं भैया, मशीन डेबिट होगा, परचेज आप कर रहे हो, ठीक है ना, तो कैश विल बी क्रेडिट, ये सही है। गुड्स परचेज फ्रॉम ए फॉर 2000 पास थ्रू सेल्स बुक, अब देखो यहां पर द रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एरर, अगर इसको सही करेंगे तो फिर क्या, आप एक चीज समझो, हम लोग परचेज किए थे 2000, ठीक है, परचेज तो दिखाए नहीं, परचेज दिखाए नहीं, हम लोग सेल दिखा दिए 2000, तो इसका मतलब समझो हम लोग सेल 2000 दिखाए हैं। अब अगर सेल 2000 जैसे हटाएंगे हम लोग, जैसे ये हटाएंगे, हमारा जीपी जो है वो घट जाएगा 2000 से, और परचेज जब दिखाएंगे, कि रेक्टिफिकेशन पूछा ना, परचेज जब दिखाएंगे तो 2000 और घटेगा, तो 4000 से हमारा यहाँ पर जीपी घट जाने वाला है। तो डिक्रीज इन जीपी होगा, नो इफेक्ट ऑन जीपी, ये बात तो सही नहीं है। इंक्रीज इन जीपी नहीं होगा, इंक्रीज इन डेटर भी हमारा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। आपको एक बार समझा दूं एग्जांपल लेकर, रुको मैं, तब अच्छा रहेगा। देखो यहाँ मान लो ओपनिंग स्टॉक 1000 है, परचेज है 5000, सेल्स जो हम लोग लिख दिए हैं वो है 7200, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है 800, तो जीपी कितना आएगा बताओ, 8000 माइनस 6, 2000 आएगा। अब हमसे यहाँ गलती पता है क्या हुआ है, ये 7200 नहीं है, ये है 5200, ये गलती हुआ हम लोग से, ठीक है। आओ हम लोग रेक्टिफाई करते हैं इसको, हम लोग अगर रेक्टिफाई करते हैं, ये 7000 होगा, ये ठीक है 800 रुपया, ये 1000 ठीक है, ये 5200 हो जाएगा, ठीक है। तो 7800 माइनस 1200 1800, आपको दिख रहेगा 400 से, यहाँ पे जीपी घटेगा क्या, एक मिनट को, 7800 माइनस 6200, 1600 आएगा, 400 घटेगा ना, 1600 आएगा ये, दिख रहा है, घट रहा है आपको। और डेटर का बात जब पूछा, सोचो डेटर हम लोग गलती से हम लोग सेल दिखा है ना, तो आपको समझो क्या होगा, आपने दिखा रखा है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, होना क्या चाहिए था, परचेज टू क्रेडिटर, मान लो क्रेडिट ट्रांजेक्शन था, तो ठीक कैसे होगा ये, हम लोगों को सेल्स को हटाना है 200, परचेज को लाना है 200, टू डेटर 200, टू क्रेडिटर 200, तो यहाँ पर डेटर तो घटेगा 200 से, और यहाँ पे क्या पूछा था, मैं क्या बोलता, इंक्रीज इन डेटर ना, इंक्रीज नहीं होगा, हाँ बट यहाँ बस एक सही है कि डिक्रीज इन जीपी, क्लियर है अब ये चीज। द एकोमोडेशन बिल ड्रॉन, देखो एकोमोडेशन क्यों हम लोग ड्रॉ करते हैं, बताओ क्या क्यों निकालते हैं एकोमोडेशन बिल हम लोग, कि भैया दोनों को फंड्स का नीड है, एकोमोडेट करवाते हैं, जुगाड़ कराते हैं, ठीक है ना। तो टू फैसिलिटेट ट्रेड ट्रांसमिशन नहीं, टू फैसिलिटेट एक्चुअल परचेज सेल ये भी नहीं, व्हेन बोथ द पार्टीज आर इन नीड ऑफ फंड्स, ये सही है। इफ एनी स्टॉक इज टेकन बाय को वेंचर इट विल बी ट्रेडेड एज, अब देखो क्या होता है, को वेंचर कोई अगर स्टॉक को लेके चला गया ना, तो हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं वेंचर अकाउंट में, चलो लेके चला गया, तो ये एज हम लोग इनकम दिखाते, क्रेडिट साइड दिखाते, एज इनकम दिखाते हम लोग। तो एन इनकम ऑफ द जॉइंट वेंचर सही है, एक्सपेंस नहीं होगा, इग्नोर तो भैया नहीं कर सकते हम लोग, और ट्रेड इन द बुक्स ऑफ पर्सनल नहीं, ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम मानेंगे हम लोग, चलो। कुणाल ड्रॉज अ बिल ऑन श्याम फॉर ₹7,000, ठीक है, सॉरी कुंतल, कुंतल ड्रॉ किया था, तब कुंतल उसको इंडोर्स भी कर दो, कुंतल के पास बिल, उसके बाद चार ऑप्शन है, क्या क्या रहेगा, चार ऑप्शन, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, डिस्काउंट करा लो बैंक से, इंडोर्स कर दो, या फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है। अब बोलता है कुंतल ने उसको इंडोर्स कर दिया है राम को, ठीक है, राम इंडोर्स कर दिया रहीम को, द पेई ऑफ द बिल, पे ऑफ द बिल कौन, जिसके पास लास्ट में बिल रहेगा, ठीक है ना। तब देखो श्याम तो इसके लिए बिल पेबल है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पैसा देना है, जिसका बिल रहेगा उसको देगा पैसा, ये तो ये पैसा किसको देगा, रहीम, तो पैसा मिल किसको रहा है, जिसके पास लास्ट था, मतलब पे कौन है पर, रहीम, तो यहाँ पर पे हो जाएगा रहीम, और ये तो पेयर है श्याम।
ए एंड बी परचेज अ पीस ऑफ लैंड फॉर 30,000 एंड सोल्ड इट फॉर 60,000 इन 2022। तो साफ साफ दिख रहा 30,000 का प्रॉफिट हो गया इन लोगों को। ओरिजिनली ए हैड कंट्रीब्यूटेड 12 एंड आर द प्रॉफिट ऑफ वेंचर, भैया 30,000 होगा। देखो अब यहाँ पर ना कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है सर ये तो 12 ही लगाया है ना, ये 12 ही लगाया और ये 8 है लगाया है, तो फिर 20,000 हुआ और 60 ने बेचा, 40 का प्रॉफिट होना चाहिए। भाई उधार में परचेस नहीं किया हुआ क्या? आपको साफ साफ दिख रहा है 30,000 का कॉस्ट है, 60,000 में बेचा है, 30,000 का प्रॉफिट है। ये लोग 12 और 8 लगाए तो उधार में लिया होगा, इसका मतलब बाकी 10,000 का चीज, ठीक है। तो ये हमारा 30,000 का प्रॉफिट है यहाँ पर। डन। विच आर द फॉलोइंग इज और आर द बेसिक फीचर ऑफ जॉइंट वेंचर, इसमें कौन सा बेसिक फीचर है जॉइंट वेंचर का? द प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर इज शेयर्ड बिटवीन द को वेंचर इन द अग्रीड रेशियो, सही बात है ये तो। द को वेंचर्स मे और मे नॉट कंट्रीब्यूट इनिशियल कैपिटल, हो सकता है मेरे पास पैसा नहीं है बट मैं काम करूंगा अच्छे से, जॉइंट वेंचर में आ गए हम लोग, चलेगा, है ना। द जीबी इज डिसॉल्व, द जेबी इज डिसॉल्व वंस द पर्पस ऑफ द बिजनेस इज ओवर, सही बात है ये भी तो, ऑल ऑफ द अबव। द पर्सन टू हुम द बिल इज इंडोर्स, जिसको हम लोग बिल इंडोर्स करते हैं, देखो जो बिल इंडोर्स कर रहा है उसको बोलते हैं इंडोर्सर, जिसको इंडोर्स हम लोग कर उसको बोलते हैं इंडोर्सी, है ना, तो इंडोर्सी। अब लोग जब भी ना सुनो, अपना तुमको जब भी कभी कोई न्यूमेरिकल इतना बड़ा सम आ जाए एमसीक्यू ना, सबसे पहला काम पता है करना, सबसे पहला काम करना क्वेश्चन पढ़ना, क्या पूछा है, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है। क्यों पता है? इससे आपका क्वेश्चन पढ़ने का नजरिया पूरा चेंज हो जाता है। वरना पता है पूरा पहले पढ़ोगे, एक बार आप पहले पूरा पढ़ोगे, फिर आके देखो क्वेश्चन अच्छा ए का शेयर पूछेगा, फिर आप ढूंढोगे उसमें अच्छा ए का शेयर लेके आएगा चीज काम का है, बाकी चीज इग्नोर करो। ऐसे नहीं करना, जब भी न्यूमेरिकल देख रहे हो आप सम अगर आ रहा है इस तरह से एमसीक्यू में ना, आप पहले पढ़ लो क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। अब देखो कितना आसान होगा पढ़ना। तो बोला ए का शेयर कितना होगा, माइंड में चलना चाहिए अब, ठीक है। ये ए एंड बी इंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर शेयरिंग पीएल इन द रेशियो 3:2, तो मतलब इसका मतलब ए का हिस्सा है 3/5। ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख रुपया, बी सेल किया 95% ऑफ द गुड्स 2,50,000। ए इंटाइटल टू गेट 1% कमीशन ऑन परचेस एंड बी को मिलता है 5% कमीशन। ए ड्रीव अ बिल ऑन बी फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 80% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। एक और डिस्काउंट पर 1,50,000। एक काम करो पूरा पहले खर्चा देख लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना कितना खर्चा अभी तक हुआ है, तो 2 लाख का कॉस्टिंग का सिर्फ 95% ही तो बिका है, क्या पूरा बिक गया है? जैसे 95% बिका है तो 5% क्लोजिंग स्टॉक था, आप फिर क्रेडिट में दिखाओगे। इससे अच्छा एक काम करो, आप सीधे बोलो 2 लाख का 95%, ठीक है। इसका मतलब 1,90,000 का चीज, 1,90,000 का चीज हम लोग 2,50,000 में बेचे हैं, तो ये तो डायरेक्ट एक बार दिख रहा है 60,000 का प्रॉफिट है। अब इसमें से बाकी खर्चा आप हटाओ, तो बोलता है 1% कमीशन ऑन परचेस, तो परचेस हुआ 2 लाख, 2 लाख में से हटाओ आप 2,000 रुपया 1%। 5% कमीशन देना है ऑन सेल, खर्चा पूरा होगा ना जॉइंट वेंचर में, तो 5% कमीशन मैंने 2.5 लाख पे 12,500। इसके बाद ज्वाइंट वेंचर में एक और खर्चा होगा, क्योंकि यहाँ बोलता है 80% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट का बिल ड्रॉ हुआ था, 2 लाख का 80% कितना होता है, 1,60,000। इस 1,60,000 को डिस्काउंट कराया है 1,50,000 में, तो 10,000 का जो डिस्काउंटिंग चार्ज जो खर्चा है वो कौन बेयर करेगा, वो ज्वाइंट वेंचर में ही जाएगा, तो 10 का और गया है खर्चा। अब कितना आ रहा है देखो प्रॉफिट, तो 60 -2 -12,500 -10,000, टोटल प्रॉफिट आ रहा है 35,500। इसमें से इसका हिस्सा कितना है, तो इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 21,300, 21,300 इसका हिस्सा। क्लियर है? चलो, which of the following commission is allowed by the consignor to encourage the consignee by putting up the hard work in introducing the new product। जब हम लोग नया प्रोडक्ट लाते हैं मार्केट में तो हम लोग क्या देते हैं पता है, उसको स्पेशल कमीशन या फिर बोलो उसको ओवर राइडिंग कमीशन देते हैं कि एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, है ना। जैसे बोलते हैं ना इनवॉइस प्राइस मान लो इसका 100 रुपया है, तुम अगर 120 में बेचा, इस 120 में जब बेचा ना 20 रुपये पे एक्स्ट्रा तुमको देंगे कमीशन, उसको तो मोटिवेशन आता है। या फिर नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं उस समय ठीक है चल तू इनवॉइस प्राइस से ही बेच दे, अगर तो भी तुमको देंगे स्पेशल कमीशन, ठीक है ना। बट तू बेच भाई, नया प्रोडक्ट लोग तक तो पहुंचे एक बार, ठीक है। तो कौन सा है, ओवर राइडिंग कमीशन। डेलीगेटरी कब देते हैं हम लोग, डेलीगेटरी जब हम लोग को बैडेड करके हम लोग को शिफ्ट करना होता है, हार्डवर्क कमीशन करके कुछ नहीं होता, और नहीं तो हर बार हम लोग को देना ही है। अगेन देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर न्यूमेरिकल दिख रहा है आपको, पहले पढ़ लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बता हाउ मच मनी शुड बी रेमिटेड बाय एक्स टू वाई एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी सो एज टू इनेबल वाई टू ऑनर द बिल। अब यहाँ पे इसका मतलब ये एकोमोडेशन का समय, एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 1,80,000 फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन इन द रेशियो 2:1। तो आप पहले एक चीज चेक कर देखो कि एक्स कितना यूज किया है, एक्स यूज किया 2:1 मतलब 2/3, तो 1,80,000 इंटू 2/3, तो 1,20,000 का यूज कौन किया है, एक्स। यही तो बोला है। उसको डिस्काउंट कराएगा 1,69,200, ठीक है, चार्जेस लगेगा, दोनों शेयर करेगा, रिमेट किया 1/3 टू वाई। अब एक चीज समझो आप, नॉर्मली क्या होता है अकोमोडेशन में, एक्स ड्रॉ किया था वाई पे, ये होता है ना, देखो
एक्स ड्रॉ किया है वाई पे एकोमोडेशन के लिए, एक्स बिल को डिस्काउंट कराएगा बैंक से, कुछ प्रोसीड इसको भी दे देगा, बट पूरा का पूरा 180 का बिल पेबल किसके नाम पे, वाई के नाम पे, वाई देगा बैंक को ना पूरा का पूरा पैसा। वो पूरा पैसा यूज किया है नहीं, तो एक्स कितना यूज किया, एक्स किया 2/3, तो 1,20,000 अगर एक्स यूज किया है तो वाई क्यों भरेगा पूरा पैसा, वाई तो खाली 60,000 देगा, बट देना उसको 1,80 पूरा, तो एक काम करेगा 1,20 इसको दे देगा ड्यू डेट पे, और ये पूरा का पूरा पेमेंट करवा देगा बैंक को। तो ये पूछा कितना देगा पैसा, तो भैया 1,20,000 देगा। अपना गलती रकम से कहाँ होता है पता, हम लोग बोलते सर ये चार्जेस, तो भाई चार्जेस तो तुमने यूज किया ना पैसा, उसके लिए बियर करना पड़ा, दोनों क्या फर्क पड़ता है, 1,80 का 2/3 तुम लिया, चार्जेस का 2/3 तुमको ही लेना पड़ेगा, तो वो तो हो गया खत्म, अब दे दो उसको 1,20,000 रुपया, तो 1,20,000 अब यहाँ पे दे दो इसको। राजू ड्रॉज अ बिल ऑन संपत ऑन 25 अक्टूबर 21 फॉर 90 डेज मैच्योरिटी। भैया इतना बार ये कर रखा है, ये सब इतना बार आया ना, 25 जनवरी इसका होगा, ठीक है, और देखते हैं कैसे क्या होता है। देखो अब देखो 25 अक्टूबर फॉर 90 डेज, मतलब यहाँ पर 90 डेज तो मतलब 6 दिन ले लो अक्टूबर का, फिर आप ले लो, अभी पता है आई थिंक ये जो MQP जो आया ना दिसंबर 24 से 1 उसमें भी था, मैंने कराया अभी, ठीक है, उसमें भी देखना आप होगा ये क्वेश्चन। 6 डेज यहाँ हो गया आपका अक्टूबर में, फिर नवंबर में 30, दिसंबर में 31, तो यहाँ तक हो गया है 67 डेज। फिर उसके बाद 23 दिन जनवरी का हो गया 90 दिन, फिर 3 दिन हम लोग ऐड करेंगे 26 जनवरी, और ये पब्लिक हॉलीडे है तो हम लोग एक दिन पहले करना पड़ेगा 25 जनवरी, ठीक है। तो हॉलीडे क्या सीन रहता है, अगर कोई एक्सीडेंटल हॉलीडे तो हम लोग नेक्स्ट वर्किंग डे पे करते हैं, और पब्लिक हॉलीडे हम लोग पहले से पता है सब चीज़, तो हम लोग प्रीसीडिंग डे पे हम लोग कर लेते हैं, वर्किंग डे पे, ठीक है। व्हाट इज द क्लास ऑफ अकाउंट ऑफ कंसाइनमेंट, जो कंसाइनमेंट हम लोग वही यूज करते हैं जहाँ पर नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो, मतलब ये हमारा नॉमिनल अकाउंट रहता है ना। जैसे देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम लोग खर्चा पे करते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और या करो कंसाइनमेंट का बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब कंसाइनर भेजता है खर्चा करते हैं ना, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये कंसाइनमेंट हमारा यहाँ पर कैसे, यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। ऑन डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज दैट हैज बीन डिस्काउंटेड नोट इन और इनिशियली, देखो इनिशियली पेड तो बैंक करता है, क्या होता है अगर आप डिस्काउंट करा लेते हो बैंक से तो बिल तो बैंक के पास था, और अगर वो डिसऑनर हुआ तो फिलहाल तो भैया जो बैंक है वो दे देता है पैसा, लेकिन वो बाद में अगर मान लो मैंने डिस्काउंट करा तो मेरे अकाउंट डिडक्ट करेगा वो, और उसके बाद हम जिससे बिल लिए थे ना हम उससे पैसा मांगेंगे, तो अभी इनिशियली कौन पेड करें, इनिशियली तो बैंक ही पेड करता है, ठीक है। और कुछ क्या कर दिया, ड्रॉ ही नहीं, छोड़ दो। अगेन देखो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर सम है, यहाँ पर ना पहले पढ़ लो क्या लिखा था, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफ बिल, ठीक है, तो डिस्काउंटिंग मतलब डिस्काउंट चार्जेस पूछ रहा है, ठीक है, कितना क्या होगा। मिस भी ड्रॉज अ जेन्युइन ट्रेड बिल, मतलब एकोमोडेशन नहीं, यहाँ पर 25,000 है फॉर 6 मंथ ऑन मिस्टर ए आफ्टर होल्डिंग द बिल फॉर 1.5 मंथ एज ए रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, इमीडिएटली डिस्काउंट द बिल विद द बैंक। अब एक चीज समझना, 25,000 का बिल था, बट ये था 6 महीना का बिल, दूसरा पूरा 6 महीना चार्ज लग जाए क्या, नहीं, देखो 6 महीना का बिल था, उन दीदी को जो थे मिस भी, उन दीदी को लगा कि 6 महीना पैसा मिल जाए, क्या दिक्कत है, लेकिन 1.5 महीना बाद समझ में आया कि पैसा जरूरत पड़ गया अब, तो इसका मतलब 6 महीने में 1.5 महीना बीत चुका था, 4.5 महीना, 4.5 मंथ से इंटरेस्ट रहेगा ना, बैंक तो उतना ही चार्ज करेगा। एक चीज समझो, देखो आप यहाँ पे दीदी को बिल मिला यहाँ मान लो 1/1/25 को, ठीक है, जिसका ड्यू डेट था 30/6/25, मान लो अगर ऐसा है, ठीक है, मान लो अगर ऐसा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो 3 दिन ग्रेस ऐड करेंगे, और वो छोड़ो, अभी मान लो 6 महीने का यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। अब समझो यहाँ पर लगा दीदी को पैसा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1.5 महीना बाद उनको आके ऐसा लगता है, अब यहाँ 4.5 महीना बाकी था अभी भी, उनको ऐसा लगता है कि हमको पैसा जरूरत है, तो वो आज गई बैंक के पास, तो बैंक क्या पूरा 6 महीना चार्ज कर लेगा, नहीं ना, खाली 4.5 महीना ना भाई, ठीक है। तो 4.5/12, 20,000, सही 25,000 इंटू 10%, 2,500 डिवाइड बाई 12 इंटू 4.5, 937.5, ठीक है। अगेन देख लो यहाँ पर सम है तो पढ़ लो यहाँ पर, मिस्टर एच तो बोल रहा डिस्काउंट टू बी बोर्न बाई मिस्टर एच, मतलब अकोमोडेशन का सम होगा, देखते हैं क्या। 1 Jan 23 को मिस्टर एस ड्रू अ 6 मंथ बिल ऑन मिस्टर एच फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन एंड द बिल वाज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय मिस्टर एच। एच उसको डिस्काउंट करा बिल को उसी दिन को बैंक से 10% पर एनम, पहला चीज देखो आप 15,000 का बिल था, 10% और उसी दिन करा मतलब पूरा 6/12, तो इसका मतलब 1,500 बाई हाफ कर दो इसको, तो यहाँ पे मैंने इंटू हाफ, तो 750 रुपया पूरा डिस्काउंट चार्ज लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितना क्या हुआ, तो देखो अब जितना
जो है किसके बारे में पूछा, एच, तो जितना भी एच यूज करेगा उतना वो देगा पैसा। तो मिस्टर एस बिल ड्रॉ किया था, मिस्टर एस जो है ना वो रेमिट किया 1/3 प्रोसीड टू मिस्टर एच, 1/3 किया एच, इसका मतलब एच को, तो इसका मतलब एस यूज किया है 2/3, एच यूज किया है 1/3। तो अगर 750 का अगर खर्चा टोटल है तो एस बियर करेगा 500 और ये बियर करेगा 250 रुपया। अब देख लो किसका पूछा है, यहाँ हमसे पूछा है एस के बारे में तो 500 रुपया, एग्जाम में अगर एच पूछ लिए तो 250 रुपया। ठीक है, ये तो टोटल था 750, है ना। परफॉर्मा इनवॉइस सेंड हुआ है, परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो कंसाइनर सेंड करता है, कंसाइनिंग को कंटेन द डिटेल्स ऑफ गुड्स सेंड, क्या खर्चा लगा, कितना बेचना है, सब कुछ यहाँ पर दिखा रहता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर कंसाइनर टू कंसाइनी ये रहा। ठीक है, द नेचर ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट तुम लोग पहले ही पढ़ रही है, नॉमिनल होता है, और कंसाइनी ये तो भैया पर्सनल अकाउंट होता है कंसाइनी का। तो नॉमिनल और पर्सनल, रियल नॉमिनल नहीं, पर्सनल एंड रियल एस्टेट नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, डन। के ऑफ कोलकाता सेंड्स आउट 400 बैग्स ऑफ जूट टू टी ऑफ तमिलनाडु कॉस्टिंग 200 ईच। ठीक है, यहाँ पर हम लोग से पूछा क्या, पूछा है कंसाइनमेंट का स्टॉक बताना है। ठीक है, तो कंसाइनर का जो एक्सपेंसेस हुआ वो हुआ 2000, वाई का नॉन सेलिंग मतलब नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है 2000, सेलिंग एक्सपेंस है 1000, तो इसको लेते नहीं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक काउंट करते वक्त, आप ध्यान देना। ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक है, नॉर्मल लॉस काउंट करते हो, क्या क्या लेते हैं हम लोग खर्चा, एक बार देखो। हम लोग गुड्स सेंड जो वो तो लेते ही हम लोग, गुड सेंट प्लस कंसाइनर का सारा खर्चा, वो पूरा का पूरा हमारा वो नॉन रिकरिंग नेचर का ही रहता है। और कंसाइनी का वो सारा खर्चा जो नॉन रिकरिंग है, तो वो कौन कैसे पहचानेंगे हम लोग, देखो जब तक उसके गोडाउन में गुड्स ना पहुंच जाए तब तक का सारा खर्चा वो नॉन रिकरिंग हो रहा है। जैसे जैसे मान लो वो अनलोडिंग कराया, फिर वहां से लेकर गोडाउन तक लेकर उसका भाड़ा लग गया, ये सब कुछ हमारा नॉन रिकरिंग होता है, वहीं तक का हम लोग को लेना है। एक बार गुड्स गोडाउन में पहुंचा, अब हम लोग कोई भी खर्चा वहां पर नॉन रिकरिंग नहीं मानते, हम लोग काउंट वहां पर नहीं करने वाले। ठीक है, तो अब देखो एक तो मैं बताता हूँ पूरा प्रोसीजर कैसे क्या होता है, फिर मैं सॉफ्टवेयर बताऊँ कैसे आप वहाँ पे करोगे। ठीक है ना, तो यूनिट और कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर आप, तो 400 बैग सेंड किया गया 200 ईच, तो 400 बैग 200 ईच 80,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद आप देखो कौन कौन कितना खर्चा किया है, तो कंसाइनर खर्चा किया है 2000, और वाई जो था कंसाइनी वो खर्चा किया है 2000 अलग से, और सेलिंग एक्सपेंस 1000, ये तो नहीं लेंगे हम लोग। अब देखो आप जब आप कंसाइनर जब खर्चा करेगा तो यूनिट बढ़ेगा क्या, नहीं, बट खर्चा बढ़ जाएगा। तो जब कंसाइनी के पास जब गुड्स पहुंचा उस समय ये 400 का 282 था, फिर वो भी आगे खर्चा किया 2000 नॉन रिकरिंग, तो इसका मतलब अब 400 का 84,000 है। तो सोचो हमारे पास 300 बिक गया, 100 ही तो बचा है, तो 84 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 300, सॉरी इंटू 100, क्योंकि 300 तो बिक गया ना, क्लोजिंग स्टॉक निकालना हम लोग को। तो 84 डिवाइडेड 4, ये आ रहा 21,000, है ना। डन। अब जो शॉर्टकट कैसे क्या हो, देखो यहाँ पर दो, एक एक बैग का प्राइस कितना था 200। ठीक है, एक एक का था 200, प्लस ये 2000 जो लगा है वो 400 के बदले लगा है। आपको समझ में 2000 कितने का लगा है, 400 के बदले लगा है, तो 2000 डिवाइड बाई 400 में बोल दूं क्या, 5 रुपया लगा है एक एक का। फिर ये 2000 भी किसे लगा, 400 के लगा, मतलब एक एक का यहाँ भी 500 हो गया, तो कितना हो गया 210 इंटू 100 बचा है 21,000। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो आपका मन। चलो यहाँ से यहाँ पूछा हम लोगों से फाइंड आउट इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। ठीक है, कितना हम लोग गुड्स सेंट की इनवॉइस प्राइस बताना है, तो देखो बोलता है गुड्स विल बी सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस एट इनवॉइस प्राइस विच इज 20% अबव कॉस्ट, तो 20% अबव कॉस्ट। ठीक है, 1/5 ऑफ द गुड्स कॉस्टिंग 60 है, देखो 1/5 ऑफ द गुड्स कॉस्टिंग 60, अगर 60,000 अगर 1/5 है तो टोटल गुड्स कितना 3 लाख था कॉस्टिंग, 3 लाख का कॉस्ट का गुड्स भेजा गया है प्लस 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मतलब 60,000 प्रॉफिट, तो 3,60,000 पे भेजा गया होगा, और क्या, अरे क्या गई। ठीक है, डन क्या, देखो यहाँ पर तो 3 लाख प्लस 20% का यहाँ पर ऐड किया हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, और इतने पहले यहाँ पूछा क्या, द अमाउंट ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, तो यहाँ पे स्टॉक निकालना अपने को। ठीक है, एक्स ऑफ कोलकाता सेंट आउट 100 बॉक्सेस टू वाई ऑफ दिल्ली कॉस्टिंग 200 ईच। ठीक है, कंसाइनर एक्सपेंसेस लगा है 4000, तो टोटल अभी तक खर्चा कितना हो गया है, टोटल खर्चा समझ लो ऐसे निकाले हम लोग यूनिट और कॉस्ट। तो यहाँ पर 100 बॉक्सेस का लग चुका है 200 करके इंटू 100 20,000 रुपया। ठीक है, उसका कंसाइनर खर्चा लगा है 4,000 रुपया, तो इसी में ऐड हो जाएगा ये 24,000। अब बोलता है क्या,
कंसाइनर्स का एक्सपेंसिव में नॉन सेलिंग है 900, सेलिंग है 500, तो हम लोग को ये लेना पड़ेगा स्टॉक के लिए, ये तो काउंट होता नहीं है। बट बोलता है 1/10 ऑफ द बॉक्सेस वर लॉस्ट इन ट्रांजिट, तो ठीक है 1/10 ऑफ द बॉक्सेस वर लॉस्ट इन ट्रांजिट, मतलब 10 तो गया यहाँ से, 10 का कितना होगा 24,000 का 10% 2400, तो अब जो है वो 90 का वो हो गया है 24,000 माइनस 2400, ये हो गया 21,600। ठीक है, अब इसके बाद वो और खर्चा किया है, कंसाइनी किया 900 रुपया, तो यहाँ पे यूनिट तो नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगा, तो 90 और ये 21,600 प्लस 900, 22,500। ठीक है, तो अब समझो यहाँ पे बोलता है 2/3 ऑफ द बॉक्सेस रिसीव्ड, वो बेच दिया है, तो 2/3 ऑफ द बॉक्सेस रिसीव अगर वो बेचा है तो 90 इंटू 2/3 ये होता है 60 अगर वो बेच दिया है तो बचा कितना है 30, तो ठीक है 22,500 तो इतना का रिसीव वो किया था 22,500 का, आप कर दो ना डायरेक्ट 1/3 कितना आता है 1/3, 22,500 का डिवाइड बाई 3, 7,500 रुपया, तो यहाँ पे आंसर 7,500 आ जाएगा। तो क्या हुआ था ना, मैंने रिकॉर्डिंग पूरा कर दिया था बट कुछ एरर हुआ था, इसमें मेरे से एक पॉइंट स्किप हो गया था जिसकी वजह से गलती हुआ था। ठीक है, तो मैंने वापस से इसको रिकॉर्ड कर दिया, पूरा लेक्चर आगे रिकॉर्ड है, आप आराम से मैं एडिट करवा दूंगा उसमें। ठीक है, आप उसको आराम से देखो आप। डन, चलो मैं ये सब यहाँ पे आपको लेना तो ये कॉपी कर लो एक बार, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ इसको वापस। चलो, तो कुछ एरर की वजह से, मेरा कुछ एक मिस्टेक की वजह से स्किप हो गया था एक पॉइंट मेरे से, जिसकी वजह से आंसर कुछ और आ रहा था। ठीक है ना, तो आप एक काम करो, अभी यहाँ 45 से अब आप आगे का वीडियो आप देखो। ठीक, फिर से जो क्या पूछा, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ए सेंड्स अ गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख टू बी, कंसाइनर खर्चा हुआ है 5,000, टोटल खर्चा कितना हुआ अभी तक 2,05,000। कंसाइनर का एक्सपेंसेस इन टू सेल हुआ 3, टोटल खर्चा हो गया और 3, तो जो टोटल खर्चा हमारे पास लग गया 2,000। सर ये तो सेलिंग का एक्सपेंस ये क्यों लेंगे भाई, प्रॉफिट निकालते वक्त सारा खर्चा लेंगे, भेदभाव नहीं करना है उसमें ऐसा। ठीक है, वो देखना सिर्फ आपको क्लोजिंग स्टॉक है, नॉर्मल लॉस समय है, अब क्यों ना यहाँ बता मुश्किल है, वो क्लास में समझते लॉजिक हम लोग। ठीक है, बट ये समझना प्रॉफिट निकालते वक्त तो पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग को बोलता 4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड एट 20% अबव कॉस्ट। तो देखो पहला बात, टोटल टोटल देखो यहाँ पर लगा कितना है 2,05,000 प्लस 3, 2,00,000 का टोटल लगा है। तो एक तो पूरा बताता हूँ मैं कैसे करना, फिर शॉर्टकट बताऊंगा एमसीक्यू के लिए कैसे होगा। ठीक है, आओ दिखाते हैं, एक पूरा बता दो कैसे आप करोगे इसको। ठीक है, और शॉर्टकट ही बता दूंगा अभी। देखो, तो बोलता है क्या, 2,00,000 उसको कंसाइन किया, 2,00,000 का गुड्स। ठीक है, तो 2,00,000 का गुड्स उसको कंसाइन किया गया, फिर उसके बाद बोलता है क्या, 3,000 5,000 वो भेजने में खर्चा किया, 3,000 वो किया है खर्चा हमारा कंसाइनिंग, जो कि रेकरिंग नेचर का, मतलब सेलिंग एक्सपेंस है। ठीक है, और हमारा हुआ तो हमेशा नॉन रेकरिंग ही होगा। डन, फिर क्या बोलता है, उसको बेचा है 20% अबव कॉस्ट 4/5 ऑफ द गुड्स, तो 4/5 कितना 2,00,000 का 4/5 होगा हमारा 1,60,000 होगा आई थिंक है, तो 2,00,000 इंटू 4/5, ये 1,60 आ रहा है, 2,00,000 इंटू 4/5 ये रहा 1,60, 1,60 को 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ही बोला, तो ऑन कॉस्ट तो 32,000 प्रॉफिट, मतलब 192, तो 192 में बेचा है, तो अभी भी 1/5 बचा हुआ है। ठीक है, तब देखो यहाँ पर 2,00,000 प्लस 5 ये तो काउंट होगा नहीं क्योंकि ये तो हमारा रेकरिंग खर्चा है, तो 2,05,000 टोटल का था, तो 1/5 कितना होगा 21,000 ने, कितना नहीं ज्यादा आएगा 42 41 से कुछ आएगा, डिवाइड बाई 5, 41,000। अब निकालो आप प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 192 प्लस 41 माइनस 2,08,000 टोटल करो, तो 25,000 का आ रहा है यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक है कि नहीं, इसमें ये रहा। अब देखो शॉर्टकट कैसे कर सकते, देखिए आंसर देखो यहाँ पर, आप ये चीज समझो, देखो 2,00,000 का गुड्स आप भेजे थे प्लस 5,000 खर्चा लगाकर, तो आप टोटल ना 2,05,000 का गुड्स भेजे थे, इसका 4/5 बिका है, तो 2,05,000 इंटू 4/5, तो 164 का गुड्स बिका है, इसको बेचने में 3,000 खर्चा लग गया हमारा, तो 167 का कॉस्ट, और ये बिका है 192 पे, तो 25,000 का प्रॉफिट यहाँ पर होगा। डन, तो ऐसे भी निकाल सकते हो आपका मन। एक्स ऑफ कोलकाता सेंट आउट, अगर हम लोग पढ़ लेंगे फिर से, बोलता है अमाउंट ऑफ कमीशन कितना होगा। ठीक है, आप देखो सम पढ़ने का आसान होगा ना। एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट सर्टेन गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, इनवॉइस प्राइस जो है, जो गुड्स भेजा गया उसको हम लोग
2 लाख में बेचे। 4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय कंसाइनी एट 176 में, समझो जो इनवॉइस प्राइस था तो 160 आ रहा था इनवॉइस प्राइस, इसको बेचा है 176 मतलब 176, तो मैं बोल दूं क्या 16,000 एक्सेस में बेचा है इसको। ठीक है, कमीशन 2% मिलता है ऑन इनवॉइस प्राइस, तो 2% मतलब 3,200, और 10% मिलेगा एक्सेस पे, तो एक्सेस कितना है 16,000 का 10% 1600, 4,800। ठीक है, बढ़े आगे 47। अब देखो यहाँ पर ना कुछ इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आओ पढ़ते हैं हम लोग। एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट गुड्स कॉस्टिंग ₹1,00,000 टू वाई ऑफ दिल्ली। ठीक है, हम लोग मानते हैं 1 लाख का गुड्स कॉस्टिंग बेचा है इसको। 3/5 ऑफ द गुड्स सोल्ड बाई कंसाइनी फॉर 70। तो देखो 1 लाख का था यहाँ पर, 1 लाख का 3/5 कितना होता है, ये होता है 60,000 रुपया, इसको बेचा 70 में, 10,000 एक्सेस है। तो बोलता है क्या, कमीशन एक्सीड्स कॉस्ट प्राइस। तो देख के लग रहा है कि अच्छा कॉस्ट प्राइस से इतना ज्यादा में देगा, वही कमीशन हम लोग पूरा दे देंगे, बोलने का मतलब इसका लग रहा है, ये लग रहा है क्या। तो अब समझो यहाँ पर 60 का जी 70 में 10,000 कमीशन दे देगा, बढ़िया पॉसिबल नहीं भाई, इतना थोड़ी कमीशन दे देंगे हम लोग। बोलता है अमाउंट ऑफ कमीशन बताओ। अब यहाँ पर देख लो परसेंटेज मैंने कुछ दिया नहीं, कैसे निकाले बताओ यहाँ पर हम लोग। अब तो ये इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, इग्नोर करो इसको। 48. Any account sales in the prescribed on the periodical summary statement sent by। अब देखो अकाउंट सेल कौन भेजता है, कंसाइनर भेजता है कंसाइनी को। परफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर भेजता है कंसाइनी को, और अकाउंट सेल कंसाइनी भेजता है कंसाइनर को, बताता है कितना हम लोग बेचे, कितना में बेचे, क्या खर्चे, सब कुछ लिख के देगा वो। ठीक है, तो कंसाइनी टू कंसाइनर, डॉन क्या। चलो अकाउंट सेल्स क्या आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैव अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, नहीं है वेरी पर्टिकुलर फॉर्मेट कोई इसका नहीं है। डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक, नहीं आपको बस जो चीजें हैं वो बताना है, जो जो बात है वो बताना है, कितना सेल हुआ, कितना में सेल हुआ, मैंने यूनिट कितना बिका, कितना में बिका, क्या खर्चा लगा, कुछ बैडेड हो गया क्या, कितना क्रेडिट सेल है, कितना कैश सेल है, वो बता दो। ऐसा कोई ना फॉर्मेट नहीं, आपको इसी में करना है, डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। ठीक है ना, मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय लॉ, ऐसा कोई लॉ ही नहीं इसके लिए का। ठीक है, गिवन बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, नहीं कंसाइनी टू कंसाइनर होता है, ये हम लोग ऊपर अभी देखे भी। ठीक है ना, अगेन यहाँ पर बोलता है द अमाउंट ऑफ एडवांस विल बी। अब दो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। एक्स सेंट ऑफ गुड्स टू वाई कॉस्टिंग 1,50,000 टू वाई, गुड्स आर टू बी सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 33 बाई इंटू 1/3 मतलब 1/3 होता है इसका मतलब। ठीक है, तो कॉस्ट प्लस 1/3, तो 1.5 लाख का 1/3 कितना होता है 50,000। तो टोटल सेल कितना पे होना चाहिए, 1.5 लाख प्लस 50, 2 लाख पे सेल होना चाहिए। तो ये सेलिंग प्राइस है इसका जो भेजा उसका। कंसाइनर बोला है इसको कि देखो, कंसाइनर कि भैया तुम हमको ना एडवांस दे दो इक्वल टू 60% ऑफ सेल्स बढ़ दो। 2 लाख का 60% कितना होता है 1,20,000। डन। विच ऑफ दीज अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इसमें कौन सा डबल एंट्री सिस्टम में नहीं आता है। तो मेमोरेंडम अकाउंट, मेमोरेंडम तो कभी जिंदगी में नहीं डबल डबल एंट्री में। ठीक है, अब तो जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर, को वेंचर सब कुछ आता है, तो मेमोरेंडम कभी भी जॉइंट ये डबल एंट्री में नहीं आता है। अब परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख, बी सोल्ड द गुड्स फॉर, मैंने ए परचेज किया गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख, बी सेल किया गुड्स फॉर 1,50,000, प्रॉफिट सेलिंग रेशियो ए और बी में इक्वल है। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 लाख का गुड्स 1,50,000 में बेचा गया है। बोलता है इफ द सेम सेट्स ऑफ बुक्स इज मेंटेन व्हाट विल बी द फाइनल रेमिटेंस। एक चीज समझना, परचेस कौन किया है ए, तो ए का कितना खर्चा लग गया 1 लाख। सेल कौन किया है बी, तो बी के पास पड़ा होगा 1.5 लाख रुपया। ठीक है, दोनों का प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट इसको देखो, इसको मिलना चाहिए 25,000 का प्रॉफिट और बी को मिलना चाहिए 25,000 का प्रॉफिट, तो इसके पास टोटल 1,25,000 आना चाहिए। तो बी के पास एक्सेस पड़ा होगा, क्योंकि तो बी कुछ लगाया है नहीं, उसके पास खाली 25 का प्रॉफिट रहना चाहिए, उसका पूरा का पूरा 1,50,000 पड़ा हुआ सेल प्रोसीड, तो उसको लेस करो, तो इसके पास एक्सेस पड़ा हुआ 1,25,000, तो बी रेमिट करेगा ए को 1,25,000, है ना। बी विल रिमेट 1,25,000 टू ए, बी विल रिमेट 1,50,000 नहीं पूरा ही दे देगा, कमीशन अपना मतलब वो भी तो लेगा वो, लाइक प्रॉफिट अपना लेगा नहीं क्या। ए विल रिमेट 1 लाख टू बी का, एक तो बेचारा परचेज भी करे, पैसा लगाए, फिर पैसा दे भी। हाँ डन, तो ये खाली होगा यहाँ पर ए वाला। अगेन यहाँ प्रॉफिट और लॉस ऑन वेंचर पूछा है, ठीक है पढ़ते देखते हैं क्या। ए एंड बी इंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ए सप्लाइड 100, ये रेडियो सेट होगा, रेडियो सेट्स वर्थ ₹1,00,000 टू बी इंकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। मतलब क्या टोटल, अब देखो अब हमारे पास रेमिटेंस का सम नहीं है, ये सम है प्रॉफिट का, प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल देखो यहाँ पर 1,00,000 प्लस 5, अभी तक 1,05,000 खर्चा हो चुका है। फिर बोलता है बी सेल किया है 95
रेडियो सेट्स फॉर 1,20,000 तो ठीक है, ये अपने को 1,20,000 आ चुका है। 1,20,000 5 रेडियो सेट टेकन ओवर बाई बी। अब टेकन ओवर बाई बी, अब कुछ नहीं बोले तो हम लोग कितना पे ले, क्योंकि देखो आप जैसे बोलता है 5 रेडियो सेट ले लिया तो कुछ नहीं बोलता, मानना कि वो कॉस्ट पे ही लिया हो, कुछ नहीं बोला ना, आप ऐसा मानो कॉस्ट पे लिया होगा, क्योंकि वो प्राइस हमें दिखाना है यहाँ पर। तो ठीक है सर, तो अब देखो यहाँ पर 1,05,000 जो था वो 100 का था, 1,05,000 कितना था, 100 का था। एक का कितना होगा, 1,05,000 डिवाइड बाई 100, एक का था 1,050, तो 1,050 इंटू 5 कितना होता है ये, 5,250। तो टोटल प्रोसीड हो गया यहाँ पर 1,20,000, 1,20,000 प्लस 5, 1,25,250। मैं क्या कर रहा हूँ, 1,25,000 माइनस 1,05,000, तो 20,000 रुपये, ये टोटल प्रॉफिट है इनका। डन क्या, चलो। ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग 42,500, बी सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 एट 50,000, बैलेंस गुड टेकन ओवर बाई ए 4,000। बोलता है प्रॉफिट कितना, आगे देखो प्रॉफिट पूछ रहा अपने से, तो देखो 42,500 गुड्स कॉस्टिंग ये परचेस हुआ था और बेच, और 40 का गुड्स 50 में बेचा गया। तो देखो साफ साफ दिख रहा 10 का प्रॉफिट तो यहीं पे हो चुका है ना, 40 का गुड्स 50 में बेचा गया, 10 का प्रॉफिट हो गया। और फिर और से समझो यहाँ पर 42,500 में से 2,500 गुड्स बचा हुआ है, और 2.5 का गुड्स ए ले गया 4 में, तो 1,500 और प्रॉफिट हो गया, 11,500। इससे ज्यादा और चाहिए आपको तो पूरा बना लो, बनाओगे टाइम जाएगा आपका, है ना। 55। ए परचेज 1,000 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 200 ईच। ठीक है, हम लोग पूछा क्या, अमाउंट ऑफ स्टॉक टेकन ओवर कितना क्या होगा, ठीक है पूरा पढ़ते हैं। ए परचेज किया 100 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 200 ईच, कैरेज 2,000, इंश्योरेंस 3,000, तो टोटल लग गया 5,000 रुपये, तो 200 और ये 1,000 मतलब 2 लाख रुपया तो यहीं पे हो गया, प्लस 5,000 रुपये और खर्चा हो गया। 4/5 ऑफ द बॉक्सेस वर सोल्ड बाय बी एट 250 पर बॉक्सेस, रिमेनिंग स्टॉक जो है वो बी ले लिया एट कॉस्ट। तो कॉस्ट था कितना, तो देखना भाई 2,05,000 टोटल का था, तो 2,05,000 टोटल का है, तो इंटू 1/5 कर लो ना, डिवाइड 5, 41,000। और क्या, इतना आसान चीज पूछा है। द पार्टी हु इज ऑर्डर टू पे द अमाउंट इज नोन एज, जिसको द पार्टी हु इज ऑर्डर टू पे, जिसको पेमेंट करना है, मतलब जो पेमेंट करेगा जो बंदा, उसको कौन बोलते हम लोग, पेयर है वो, और जिसको पैसा मिलेगा वो पे ही है। तो जो पैसा पे करेगा वो कौन है, पे, पेयर। तो पेयर यहाँ पर नॉर्मली कौन रहता है, अब बताओ नॉर्मली कौन देगा पैसा, जो बिल ड्रॉ करता है वो ड्रॉअर है, जिसके नाम पे ड्रॉ होता है बिल वो ड्रॉई, वही तो पैसा देता है। तब यहाँ पर देखो पेयर वाला बात नहीं लिखा, तो ये बात तो लिखा ना कम से कम, ठीक है। और आप बाकी चीज पढ़ते हो, देखो पेई कौन, जिसका बिल होता है उसको पैसा मिलेगा। ड्रॉअर तो सेलर है, वो गुड्स भी दिया पैसा भी देगा, क्या चाहते हो बेचारा, छोड़ दे जिंदगी अपना वो। और इंडोर्स जिसको बिल इंडोर्स किया गया उसको तो पैसा मिलेगा भाई, वो भी पे ही है, ठीक है ना। तो पेयर यहाँ पर कौन होता है, बस बस ड्रॉवी। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, आप ड्यू डेट के पहले पूरा पैसा दे दो, है ना, तो आपको कुछ रिबेट वेट मिल जाता है। तो यहाँ पर डिस्काउंटिंग डिसऑनर रिन्यूअल पेमेंट मेड बिफोर ड्यू डेट। और रिन्यूअल का मतलब क्या होता है कि आप ड्यू डेट आते आते बोल दो, रोना शुरू कर दो, हमारे पास पैसा नहीं है भाई, 2 महीना का टाइम बढ़ा दो, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, चलता रहेगा ये सब चीज, है ना। एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 3,000, एक्स इंडोर्स टू जेड, एक्स दिया जेड को, जेड के पास है बिल, वाई विल पे द अमाउंट ऑफ बिल टू, किसको देगा, जिसके पास बिल है, जेड के पास। X sold goods to Y for 3 lakh. Half of the good amount will be received in cash and balance थ्रू बियर। क्या पूछा भाई, 3 लाख में से आधा बोल रहा है कैश देगा 1.5 लाख, आधा बियर देगा 1.5 लाख, बोल रहा है बिल कितना का होगा, क्या सब क्वेश्चन पूछा बताओ ये सब, 1.5 लाख। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 दो, क्या बोलते हैं। ऑन 1 April मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू goods of 10,000 to B and drew a bill for 3 months. Mr. A discounted the bill with the bank at 15% amount of discount। देखो यहाँ 15% लिखा, अब यहाँ बताया नहीं पर एनम है ये क्या है ना। तो नॉर्मली देख के तो ये लगता है 10,000 इंटू सीधे 15% कर दो, बट तो हमेशा बोलता हूँ मैं, जब अगर टाइम अगर दिया ना तो हम लोग को 3/12 कर लेना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर करते हो तो यहाँ पर कितना आएगा, 1,500 इंटू 3/12, 375। अब देखो यहाँ पर तो ऐसे ऑप्शन में यही था, बट अगर ऑप्शन में 1,500 भी अगर रहे ना, अगर मान लो ऑप्शन में 1,500 भी रहे, ये 375 के अलावा मान लो यहाँ 1,500 अगर होता, तो फिर क्या करें सर हम लोग। अब ऐसे केस में अगर नहीं लिखा पॉइंट तो फिर ज़्यादा सही होता है कि फिर तब यही मार्क करो फिर तो, है ना। नहीं है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं, चलो हम लोग यही करेंगे। और होना देखो यही चाहिए, ऐसा नहीं होगा 15%, सोचो होगा 3 महीने का 15% मतलब कितना हो जाएगा पूरा साल भर का, थोड़ी इतना इंटरेस्ट लगता है,
ठीक है। 61, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर द कैपिटल एक्सपेंडिचर आर सोन, ये पहले भी आया था, एसेट साइड में दिखाते हैं इसको हम लोग। If average inventory is 125 and closing inventory is 10,000 less than the opening inventory, then the value of closing inventory कितना होगा? देखो एवरेज इन्वेंट्री कितना है, 1,25,000। ये कैसे आता है एवरेज इन्वेंट्री? तो एवरेज आता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो ठीक है, तो इसका मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कितना होगा? 1,25,000 इंटू 2, ये दोनों मिला के 2,50,000 है। दोनों मिला के कितना है अभी? 2,50,000 है। तो अगर मान लो यहाँ पे क्या बोला है हम लोग को बोला है यहाँ पर कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 कम है ओपनिंग से, तो मैं मान लूं कि क्लोजिंग एक्स है तो ओपनिंग कितना है? एक्स प्लस 10,000, तो ये 2,50,000 है ना। तो 2x प्लस 2,50,000 माइनस 10, एक्स इक्वल टू 2,40,000 डिवाइड बाई 2, 1,20,000 रुपया। क्लियर है क्या? 1,20,000 रुपया। एज ऑन 31 मार्च 2023 डेटर्स एंड एडिशनल बैड डेट जो है वो 8 लाख और 10,000 रेस्पेक्टिवली है। तो नेट में डेटर प्रोविजन डिवाइडेड हो चुका है, तो नेट में डेटर कितना है? 7,90,000। बोलता 5% का प्रोविजन बनाना है, इंटू 5%, 39,500। ये तो पूछा आपने से कि प्रोविजन कितना होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो भैया ये नॉमिनल अकाउंट, पीएल की तरह होता है ये, ठीक है। हम लोग का क्या कौन सा अकाउंट होगा? ये नॉमिनल। रिसिव पेमेंट कौन सा अकाउंट है? ये रियल अकाउंट है ना, ये कैश बुक का पर्पज हमारा सर्व करता है, ये हमारा रियल अकाउंट है। इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नोन एज, क्या बोलते हैं इनके स्टेटमेंट को? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वाला, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डैश इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस, अभी मैंने बात किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो सिमिलर होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स एस्टिमेट द कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2023। तो कैपिटल जो ओपनिंग में था वो 4,10,000 था, ड्रॉइंग है 40 में निकाल लिया 40, तो बचा कितना? 3,70,000 प्लस और लेकर आया मैंने 50,000 प्रॉफिट हुआ है, तो 4,20,000 होना चाहिए एंड में, और क्या? 4,20,000, ठीक है। मुझे द फॉलोइंग आइटम डज नॉट मैच विद द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज अ समराइज कैश बुक, सही बात है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन इट ऑन कैश बेसिस, यस बस ये भी सही है भैया, क्योंकि अक्रूवल वाला तो यहाँ पे करेगा नहीं, वो जो ड्यू रह गया है ना। इट रिकॉर्ड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन ओनली ना, ये रेवेन्यू ट्रांजेक्शन नहीं लिखता, ये दोनों लिखता है, रेवेन्यू चाहे कैपिटल हो, बस कैश में होना चाहिए, कैश टैक्स होना चाहिए, ये लिख देगा। इट्स सर्व द पर्पस ऑफ रियल अकाउंट, ये भी सही है। तो हमारा यहाँ पर ये थर्ड, ये हम लोग का होगा यहाँ पर ऑप्शन जो हम लोग को चूज करना है, ठीक है। अगेन देखो सम है तो पूरे पढ़ लो। द फिगर ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अपीयर इन रिसिप्ट में, मतलब हम लोग कितना रिसीव हुआ वो बताना है, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा है 10, तो ये क्या दिखाता है कि इतना होना चाहिए, मिला या नहीं मिला फर्क नहीं पड़ता, इतना इस साल में होना चाहिए। नहीं मिला तो बता देंगे हम लोग को ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, मिल जाएगा, है ना। और ज्यादा मिला तो प्री रिसीव है, बट हम लोग 10,000 ही दिखाएंगे चाहे कितना ही मिले। सब्सक्रिप्शन एक्रूड था इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो पहले तो यही मिला होगा, तो इसको जोड़ो पहले तो 1,000 को। और इनकम एक्सपेंडिचर 10,000 में दिखाया नहीं होगा, क्यों? बोलेगा इस साल का नहीं तो हम तो नहीं दिखाएंगे, है ना। एंड 1,500 रेस्पेक्टिवली, तो एंड में कितना? 1,500, तो वो तो मिला ही नहीं होगा, आप सोचो ड्यू है तो नहीं मिला। बट इनकम एक्सपेंडिचर क्या बोलेगा? देखो मेरा इस साल का तुम लिखेंगे, बट रिसिप्ट क्या बोलेगा? नहीं मिला, तो हम तो भैया कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं इसको। तो अभी तक कितना हो गया? 9,500, और कुछ है एडवांस वगैरह? कुछ नहीं, 9,500। फिर से पढ़ते हैं, अब लास्ट में क्या बोला? अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 21-22 कितना होगा? देखो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक जहां पर 250 मेंबर है, जहां पर एक एक लोग का सब्सक्रिप्शन है 5,000, तो 250 इंटू 5,000, ये हो गया 12,50,000। देख लेते हैं एक बार, 250 इंटू 5,000, ठीक है। अब बोलता है सब्सक्रिप्शन जो मिला है वो 11,25,000 है, ठीक है। बट देखो 21-22 में मिला है, बट 21-22 का पूरा तो होगा नहीं ना, और भी बात बताया। बोलता है 11-25 में 65,000 जो है वो 20-21 का है, मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी मिला है, और 25,000 है 22 में आने वाले के लिए एडवांस मिला है। तो इस साल के लिए कितना मिला वो बताओ ना। तो देखो इस साल के लिए 11,25,000 माइनस 65 और माइनस ये 25, ये दोनों हटा दो, तो इस साल के लिए मिला है सिर्फ और सिर्फ 10,35,000 रुपया। तो बाकी 2,15,000 भैया अक्रूड है, मिलेगा बाद में हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या पूछा है? आउटस्टैंडिंग, मतलब 2,15,000। बढ़ते आगे।
ओपनिंग डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर एंड डिस्काउंट अलाउड दे के रखा है 3,15,000, 18,30,000 और 35,000 रिस्पेक्टिवली। बोलता है इफ द क्लोजिंग डेटर वर 20% ऑफ क्रेडिट सेल फॉर द पीरियड इन द क्लोजिंग डेटर एंड क्रेडिट सेल कितना होगा। ठीक है, छोड़ निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से तुम यहाँ पे ओपनिंग डेटर कितना है। ओपनिंग डेटर है 3,15,000, कलेक्शन 18,30,000, ठीक है, और 35 का डिस्काउंट अलाउड, तो ये भी तो यहीं पे आएगा। क्लोजिंग डेटर नहीं पता है, नहीं पता है ना सेल पता है, तो एक काम करो, सेल्स को मान लो एक्स, कोऑर्डिनेटर 0.2x, तो अकॉर्डिंगली क्या होगा 3,15,000 प्लस एक्स इक्वल टू दिस, ये तो बराबर दोनों साइड होगा ना, तो 18,30,000 और 35 दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है मैं, 18,65,000 प्लस 0.2x, तो यहाँ पर 18,65,000 माइनस करो इसको यहाँ पे, अगर 3,15,000 और ये x है, ये चल जाएगा यहाँ पर 0.2x, अभी सब तो आता है ना, सिंपल मैथ है। तो 18,65 - 3,15, 18,65 - 3,15, ये आया 15,50,000 और ये 0.8x, तो x इक्वल टू कितना होगा 15,50,000 डिवाइड बाई 0.8, ये आ रहा 19,37,500, ये हो गया सेल। इसका 20% 3,87,500, ये क्या हो गया, ये हो गया इसका क्लोजिंग डेटर। चलो और दिखाते हैं, तो 19,37,500 और ये इतना, ठीक है। इन केस ऑफ अ क्लब द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो भैया फिर डेफिसिट हो गया है ना, इनकम होता तो सरप्लस बोलते। ओपनिंग इन्वेंट्री है 9,600, परचेस लेस रिटर्न है 11,850, देखो हमने से पूछा है पर जीपी है ना, तो ट्रेडिंग मान लो साथ साथ एकदम, 11,850 ये है परचेस रिटर्न, 9,600 का ओपनिंग, फिर सैलरी दिया है तो ये तो ट्रेडिंग आता नहीं, छोड़ दो, 750 का वेजेस से आएगा, कमीशन ऑन परचेस 200 ये भी आएगा, कैरेज आउटवर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, सेल्स 24,900 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 3,500, कैरेज ऑन परचेस यहाँ पर कैरेज इनवर्ड आएगा, दैट्स इट। देख लो जीपी कितना अब, तो 24,900 प्लस 3,500 माइनस करो ये सब का सब, 11,850, 9,600, 750, 200 और 1,000, 5,000 रुपया। डन क्या। यहाँ पर बस ये हिंट था कि मतलब ये देखना था हम लोग को कैरेज आउटवर्ड और सैलरी यहाँ पे नहीं आता है ना। फिर से बोला 500 ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा, परचेस है 30, सेल्स है 15, कैरेज इनवर्ड है 2400, तो परचेस 30,000, ये 2400, तो डेबिट साइड में 32,400 हो चुका है। ओपनिंग स्टॉक था 10, तो हो गया 42,400 डेबिट में, और परचेस रिटर्न है एक, तो एक हटा भी तो टोटल अभी तक 41,400 डेबिट साइड में दिख रहा है। ओके, और क्रेडिट में कितना है 15 प्लस ये 36 कितना होता है 51, 51 माइनस 41,400, 9,600। ठीक है, सब कितना आसान आसान चीज है सब। फिर से बोला है कि यहाँ पर कि परचेस निकाल के बताओ, ठीक है, तो देखो ओपनिंग स्टॉक है 1,50,000, कैश सेल, अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट देखो कैसे निकल सकता है शॉर्टकट, देखो कैश सेल है 1,20, क्रेडिट सेल है 2,30, कितना होता है 1,20 और 2,30, तो इसका मतलब 3,50,000 का गुड सेल हुआ है, और सेलिंग प्राइस जो है वो 125% ऑफ कॉस्ट है, तो डिवाइड बाई 125% कर लो, तो 3,50,000 डिवाइड बाई 125%, मतलब 2,80,000 का कॉस्ट का चीज ये बेच चुका है। अब बोलो क्लोजिंग स्टॉक कुछ है नहीं, अरे बात बता मुझे, अगर 2,80,000 का कॉस्ट का चीज ये बेचा, आया कहां से, इसके पास तो बस 1,50,000 का चीज था, तो सर बाकी 1,30,000 परचेस क्या होगा, तो परचेस कितना है 1,30,000, बस समझ में आ रहा क्या, परचेस कितना है 1,30,000। अब अगर मान लो सब में क्लोजिंग स्टॉक होता है, इस समय नहीं है, चलो ठीक है, मान लो एग्जाम में क्लोजिंग स्टॉक आ गया तो क्या करोगे, तो देखो तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 2,80,000 का चीज ये बेच चुका है और इसके पास 20,000 रुपया पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका 3,00,000 था इसका मतलब, है ना, और 1,50,000 की ओपनिंग है तो बाकी 1,50,000 कहाँ से है, परचेस किया होगा अगर क्लोजिंग स्टॉक कुछ होता तो, बट यहाँ पे था नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखो क्या पूछा, द टोटल गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब क्रेडिट से अपने से पूछ रहा है, बोला ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर जो है 30 और 40 है रेस्पेक्टिवली, तो ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग 30-40 है। कैश कलेक्ट हुआ डेटर से 2,40,000, डिस्काउंट दिए हम लोग 15,000, और बैड डेट हुआ है 10,000, दैट्स इट। तो बाकी तो सही ली है, निकाल लो कितना, 2,40 प्लस 15, 2,55 प्लस 10, 2,65 और 40, 3,05,000 माइनस 30, 2,75,000, ठीक है।
और कैलसी यूज कर लेना, ठीक है, दिक्कत अगर हो तो। If traders net sell amount to 18,000 and his gross profit है 60% of sales and his net profit 40% of sales, बोलता है एक्सपेंसेस, यहाँ पर ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस पूछा आपने से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 18,000 का 40% अगर नेट प्रॉफिट अगर है तो 18,000 का 40% कितना होता है, नेट प्रॉफिट है 7,200। तो जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, क्या आता है हमारा यहाँ पर एनपी। तो जीपी कितना, 18 × 60% मतलब कितना, 10,800। 10,800 माइनस 7,200 ये कितना होता है, 3,600। तो 3,600 इज आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, a firm had a capital balance of 1 लाख at the beginning of the year and the end of the year the firm has total asset 1,50,000, total liability है 70। तो मैं बोल दूं क्या कि इसका कैपिटल 80 दिखेगा, 1,50,000 का टोटल एसेट है, लाइबिलिटी 70 है, तो इतना रहेगा 80, ओके। टोटल विड्रॉन हुआ ड्यूरिंग द ईयर, प्राइस पीरियड मतलब टोटल जो हुआ वो 30,000 हुआ है। देखो 1 लाख था, 30 ड्रॉ किया, कितना बचना चाहिए, 70, है ना, बच कितना रहा है, 80। 10,000 रुपया कमाया है, प्रॉफिट कितना है इसका, 10,000 रुपया, तो 10,000 प्रॉफिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स्ड एसेट, अब बोलो क्या इसमें कुछ बताने का है। हाँ सर, हाँ सर स्टॉक है सर, हाँ सर डेटर है, बोल दो एक बार, सिर्फ यही वीडियो बंद कर देंगे, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी ये सब पूछ लिया ना अगर। A trial balance as at 31st December contains the following information: 12% बैंक लोन है 50,000 का, इंटरेस्ट दिए हैं खाली 3,800 रुपये, तो कितना होता है 12% टू 50,000 6,000, पूरा जाएगा पीएल में, जिसमें से 3,800 पेमेंट हो चुका है, तो बाकी 2,200 जाएगा आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट डेबिटेड टू पीएल, भैया हमें फर्क नहीं पड़ता कितना पेमेंट, एक्रूअल फॉलो करते हैं हम लोग, तो ये पूरा 6,000 जाएगा पीएल में, है ना। बाकी 2,200 दिखाओ कहाँ पर, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। तो थोड़ा समझना मेरी बात को, ठीक है, मैं जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए भावनाओं को समझो। और थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बोलना ताकि कवर कर पाऊँ पूरा चीज़ कम टाइम में, अगर इसमें मैं अगर जैसे पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ाने लगाना तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा आपको इस एमसीक्यू में, ठीक है। तो इसलिए भावनाओं को समझो। और देखो ऐसा बच्चा तो कोई यहाँ पर है नहीं जो पहली बार सब्जेक्ट पढ़ रहा और आ गया एमसीक्यू बैंक का वीडियो देखना, अगर कोई ऐसा है तो बंधन करके भागो यहाँ से, तुम पहले क्लासेस करो अपना जो भी कर रहे हो। ये सब उन लोग के लिए जो पढ़ाई कर रखे, प्रिपरेशन कर रहे एग्जाम के लिए, ठीक है। द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ मिस्टर एक्स एज ऑन 31st March 23 4 लाख था, एंड ऑन 1st April 22 ये था 3.5 लाख। हिज नेट प्रॉफिट हुआ, जो उसका जो नेट प्रॉफिट है फॉर द एंड 31st March 23 वो 1 लाख है। तो देखो स्टार्टिंग में इसके पास 3.5 लाख था, 1 लाख का प्रॉफिट, तो दिखना चाहिए 4.5 लाख टोटल। फिर बोलता है 30,000 और हम लेके भी आए थे एडिशनल कैपिटल, तो ठीक है 30,000 और लेकर आ गया, तो अब दिखना चाहिए इसका 4,80,000 रुपया, ठीक है, दिख रहा खाली 4 लाख। तो बोलता फाइंड द अमाउंट ड्रॉन बाई बी, तो कितना 80,000 निकाला और क्या, ठीक है। इन केस ऑफ क्लब हैज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ये पहले भी आया था ना एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, ये अभी आया सिर्फ, ये कहीं आया था, ये रहा ये रहा। अरे ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया, तो ये भी डेफिसिट ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी देखो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ही पूछा था और यहाँ भी एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर पूछा था। मान लो अगर एक्सेस ऑफ इनकम बोलता हम लोग बोलते सरप्लस, ठीक है, बट दोनों में एक्सपेंडिचर ही पूछा है। डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पज, जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए, तो ये तो हमारा नॉर्मली कैपिटल रिसीव हम लोग का होता है, ठीक है ना, लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं हम लोग, कैपिटल रिसीव करके दिखाएंगे इसको, ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल रिसीट है। Which of the following account is mainly prepared at the time of the dissolution of firm, तो इसमें तो कौन सा, रिवोल्यूशन नहीं, गुडविल नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग को बनाना पड़ता है, ठीक है। और ये कब बनता है, मोमेंटम रिवोल्यूशन, जब हम लोग एसेट लायबिलिटी का वैल्यू ऑल्टर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना, बुक वैल्यू सब कुछ शो करते हैं हम लोग। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 50 एंड 30 रेस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल जो 10% है, बट अगर प्रॉफिट देखो कितना फॉर्म का 4,800, देखो अब अगर टोटल इन लोग को दिया जाता तो कितना होता, 5,000 इसको, 3,000 इसको, 8,000 होना चाहिए था, बट इतना तो प्रॉफिट ही नहीं है। ऐसे केस में अगर प्रॉफिट अगर कम है ना, तो जो प्रॉफिट है इसी को बस डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर देंगे इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, अगर प्रॉफिट इनसफिशियंट है तो 5 और 3 5 to 3 में बांट दो इसको, 4,800 डिवाइड बाई 8 इंटू 5, तो 3,000 और 1,800 मिलेगा ऐसे, ठीक है ना, डन। एक्स वाई एंड जेड are partners in the ratio of 3:2:1, W is admitted with 1/6 share in the future profit, और Z बोलता है कि Z would retain his original share, वो चेंज नहीं करेगा बोल रहे, ठीक है। न्यू PSR आप बताओ, तो देखो X Y, ठीक है, और देखो Z जो है ना वो सेम रखेगा अपना जैसे पहले था, Z का रहेगा वही 1/6,
और W तो आ भी रहा है 1/6 के लिए ही। अब बचा कौन है? अब बचा है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई, और इन लोगों का ओल्ड रेशियो था 3:2। तो अब जो शेयर बच गया है इसको 3:2 में लो बांट लेगा। अब जो शेयर बचे कितना बचा, देखो टोटल अगर हिस्सा मान लो 6 है तो 1/6 ये ले लिया, 1/6 ये ले लिया, बचा 4/6। अब इस 4/6 को ये लो बांट लेगा अपने 3:2 के रेशियो में। तो 4/6 इंटू 3/5 एक्स ले लेगा, 4/6 इंटू 2/5 वाई ले लेगा, यही ना। तो 4 3 12 और ये हो गया 30 और यहाँ पे 8/30। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 12/30, 8/30, 12/30, 8/30। अब देखो ये क्या मिल रहा है क्या, तो हम लोग को सेम करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं 12/30, बैकग्राउंड नॉइज कुछ आ रहा है क्या? नहीं, ठीक है। ओके, और इसको आप 5/5 से कर दो इंटू 5 और 5 दोनों से, मैं दोनों ऊपर नीचे है ना। तब देखो आ रहा 12:8:5:5। हम लोग 1 से तो इंटू कर ही सकते हैं, ये कॉम्पेरेबल नहीं था तो हम लोग क्या किया, हम लोग ऊपर नीचे दोनों 5 5 हम लोग कर दिए इंटू, तो आ गया अब ये 12:8:5:5। A and B are currently partners in a firm sharing PL in the ratio of 4:3. A new partner C is admitted and after his admission new profit sharing ratio जो होगा ABC का वो है 5:3:2. What will be the sacrificing ratio of A and B? तो देखो यहाँ पे sacrificing कैसे निकालते हम लोग, old minus new। तो A और B यही लोग का तो होगा sacrificing। तो old कितना था, old था 4/7, 3/7। न्यू कितना है 5/10, 3/10। तो निकालो 7 और 10 का तो ये एलसीएम में 70 हो जाएगा। तो 7 इंटू 10 करो और ये आ रहा है 28। और यहाँ पर वेट वेट वेट, ये 40 आ रहा है ना, तो ये आ रहा है 40 माइनस ये आ जाएगा 35। अब बोलो ये सब नहीं आता करना, बोलो। अब ये सब नहीं आता ना, अगर मतलब समझ रहे हो बहुत दुख दर्द का बात है बता रहे। 77 और 7 10 या 70, और यहाँ पर ये हो गया 21, और ये 10 इंटू ये 7, ये कितना आ रहा 7 10 इंटू 30 आ रहा भाई मेरे, ये तो मैं क्या कर रहा हूँ ये सब। 9/70 तो 5:9, 5:9। ये 09 क्या होता है 5:9। ठीक है डन। मैं इसका निकाल के सामने लिख रहा था, ठीक है डन डन डन। तो ये आ गया होगा द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ ओरल रिटन एग्रीमेंट। अगर कुछ नहीं है तो भैया इक्वल बांटना पड़ेगा, कोई कितना ही पैसा लगाए कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इक्वल बांटो 1:1:1। ठीक है, और कोई मैं राइटिंग का मजाक अगर उड़ाया, ठीक है, भगवान सब देख रहे बाबू। In the absence of a specific provision in the partnership deed, at what rate of interest on capital of the partners, भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता अगर कुछ नहीं बोला रहेगा तो, ठीक है। ये जो बात कर रहा है लोन का कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पर जो आंसर भी देगा लोन के लिए रखा है। तो यहाँ देखो यहाँ लोन होगा, ठीक है 6%, एंड दैट टू 6% पर एनम। 6% नहीं होता पर एनम, दोनों में फर्क होता है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ 6% पर एनम हम लोग को लेना पड़ेगा, और वो लोन का रहेगा। तो अगर बोलोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो घंटा कुछ भी नहीं मिलता उसमें। तो एवरेज प्रॉफिट है 3,72,000, नॉर्मल रेट है 12%, टोटल एसेट है 68 लाख और लाइबिलिटी है 42 लाख। तो आप देख लो पहले इनके पास नेट कितना आ रहा है, तो 68 माइनस 42, तो 26 लाख का आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड नेट में, इनटू 12% जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ये आ रहा है 3,12,000। और इनके पास है प्रॉफिट एवरेज 3,72,000। मैं बोल दूं क्या 60,000 सुपर प्रॉफिट है। और यहाँ बोला है वैल्यू गुडविल निकालना है अंडर कैपिटलाइजेशन, मतलब सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 12%। तो 60,000 डिवाइड बाई 12%, 5 लाख रुपया। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स 42 39 45। तो 42 39 45 बोला फाइंड आउट गुडविल है 2 ईयर्स परचेस, तो डिवाइड बाई 3, एवरेज प्रॉफिट 42 इंटू 2 84। अब बताओ ये सब क्या बताऊं आपको मैं, इन तीनों को आप ऐड करो, आ रहा 135 डिवाइड बाई 3 इंटू 284 आ गया। एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट अर्न बाई फर्म ओवर एंड अबव इट्स नॉर्मल, मतलब अभी की यहाँ पर सुपर प्रॉफिट बोलते हैं उसको हम लोग, सुपर सुपर। ओके, कितना का 93 हो गया हमारा क्या। चलो, विच आर द फॉलोइंग शुड बी वैल्यूड कंपल्सरी एट टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर। भैया गुडविल ये हर बार वैल्यू करना ही पड़ता, बाकी तो देखना पड़ता रिवैल्यू हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, ये हर बार होगा।
X and Y share profit and loss in the ratio 4:3. They admit Z in the firm with 3/7 share, which he gets 2/7 from X and 1/7 from Y. The new PSR ये कितना होगा आप बताओ। देखो यहाँ पर तो इसके पास जो X था, X इसके पास था पहले 4/7, Y के पास था पहले 3/7, और Z को तो अब मिल रहा है कितना बताओ, टोटल Z को मिल रहा है 3/7, जिसमें से अब इसको 3/7 में से 2/7 दिया है X, गया बेचारा का इतना, इसका दिया 1/7, मतलब इसका बच गया 2/7, इसका भी बच गया 2/7, और भैया ये आके ले लिया 3/7। देख रहे हो 2:2:3, ये हो जाएगा न्यू रेशियो। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग पीएल इन द पीएल इक्वली। अच्छा तो चारों का इक्वल था। दे चेंज देयर पीएसआर टू 2:2:1:1। हाउ मच सी विल सेक्रीफाइस। अब देखो पहला अगर देखो आप तो सी को पहले मिल रहा था 1/4, है ना, सबको बराबर था, और अब सी को मिल रहा है 2 2 4 और ये 6, तो अब सी को मिल रहा है 1/6। तो अगर आप निकालो यहाँ पर एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आएगा 12, तो यहाँ पर 3 - 2 1/12, ये सब आ रहा है ना समझ में, 3/2 कैसे हो रहा है 1/12, ठीक है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ 18 एंड 20 रेस्पेक्टिवली। जेड जो आया है 1/3 शेयर के लिए प्रॉफिट वो लेके आया 24। अब देखो अगर वो 1/3 के लिए 24 लेके आया तो फर्म का कैपिटल टोटल कितना होना चाहिए, 72 इंक्लूडिंग हिज शेयर, है ना, मान लो टोटल कितना होना चाहिए। कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ गुडविल। एक चीज समझाओ, अगर अब अगर 72 पूरे फर्म का है तो बाकी दोनों का कितना होना चाहिए, इसका 24 हटा दो, बाकी दोनों का कितना होना चाहिए 48, कितना है दोनों का 18 + 20 38, तो 10,000 एक्स्ट्रा कैसे आ रहा, 10,000 एक्स्ट्रा गुडविल का और कुछ नहीं, तो 10,000 एक्स्ट्रा यहाँ पर गुडविल का है। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए रिटायर्स एंड गुडविल अपीयरिंग इन द बुक 3,000। देखो बुक में ऑलरेडी दिख रहा है, मैं 3,000 अपने में बांट चुका है लोग, ठीक है। अभी वैल्यू हुआ है गुडविल 6 का, तो एक्सेस हुआ 3,000। ए को कितना क्रेडिट होगा, तो ए का रेशियो कितना था 1/3, तो ए को 1,000 रुपये क्रेडिट होगा। तो सर डेबिट क्या होगा, पूछा तो नहीं यहाँ पर, डेबिट ऐसे क्या होगा, डेबिट बी और सी होगा इन द गेनिंग रेशियो, और क्या। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विद कैपिटल 1,75,000 एंड 50,000, ठीक है। ऑन सीज रिटायरमेंट हिज शेयर एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 6:4, मतलब 3:2। गेनिंग रेशियो, भैया गेनिंग रेशियो कितना होगा 6:4, वही तो रेशियो उसमें तो लिया है, वही गेनिंग होगा 3:2, और क्या, बस ठीक है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग पीएल इन द रेशियो 2:2:1। ऑन रिटायरमेंट ऑफ बी गुडविल वाज वैल्यूड एट 30,000 रुपया। फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एंड सी टू कॉम्पनसेट बी। पहला बात देखो बी को मिलना कितना है, तो 2:2:1 मतलब 2/5 बी का शेयर है, तो 30,000 में 2/5 तो 12,000 रुपया शेयर है किसका, बी का। अब देगा गेनिंग रेशियो में ए और सी। कुछ नहीं बोले तो हम लोग कैसे निकालते हैं न्यू रेशियो, बताओ आप, कुछ नहीं बोले तो कैसे, हम लोग 2 को हटा देंगे 20 से, 2:1 हो गया न्यू रेशियो, और इन लोगों के बीच ओल्ड रेशियो भी 2:1 था, मतलब गेनिंग भी 2:1 ही होगा, है ना। तो गेनिंग भी 2:1 है, तो 12,000 को 2:1 में देगा तो 8 देगा ए, 4 देगा बी, तो 8 और 4, ठीक है। चलो 100 क्वेश्चन हमारा हो गया, एक बार ताली वाली बजा लो, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन हमारा हो गया। चलो आ जाओ। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. C सलट गया, C died on 31st March 22. The profit for the financial year ending 31st March 22 ये है 64,000। तो डिजीज पार्टनर कितना, भैया उसका शेयर निकाल लो ना, क्या ये सब पूछ रहा है यार। 64,000 2:2:1 मतलब 1/5, तो 64 डिवाइड बाई 5, 12,800 रुपये दे दो बेचारा को। अब वो तो नहीं रहेगा, उसका लीगल एयर को मिलेगा, और क्या। व्हेन गुडविल विथड्रॉन बाय पार्टनर, कौन सा अकाउंट के, भैया गुडविल निकाल रहा है मतलब पैसा निकाल रहा है, गुडविल थोड़ी बैंक बोलेगा गुडविल दो हमको, पैसा निकालेगा उसका, और क्या है ना। तो गुडविल का पैसा निकाला तो क्या क्रेडिट होगा, कैश बैंक, है ना, तो कैश पार्टनर कैपिटल डेबिट करेंगे हम लोग, पार्टनर लोन थोड़ी यहाँ पर आएगा, और गुडविल क्रेडिट नहीं करना हम लोग को, गुडविल का पैसा गुडविल निकालना तो हम लोग बोलेंगे टू कैश, ठीक है। When goodwill is to be written off after admission of partner, which ratio is transferred to capital account of the partner। से देखो एक बार गुडविल हम लोग पहले रेज कर दिए, ठीक है, अब पार्टनर्स का एडमिशन हो गया, अब राइट ऑफ होता है किसमें पता है, अब राइट ऑफ होता है न्यू रेशियो में, तीनों कैपिटल से निकलेगा, ठीक है ना, रेज होगा 2 कैपिटल में, निकलेगा तीनों से, इससे क्या होगा सिग्निफाइंग रेशियो में अपने आप बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स का, तो यहाँ पर न्यू में हम लोग सब उड़ा देते हैं, ठीक है। सेक्शन 32 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट
1932 a partner may retire with the consent of all the existing partners, सही बात है, in accordance with the express agreement of the partner, ये भी सही है, कर सकता है, by giving a written notice to all other partners of his intention to retire in case of partnership at will, सही बात है, तीनों का सही है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में पता आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, कहाँ पता है पार्टनरशिप एक्ट जब पढ़ोगे लॉ में वहाँ पे, ठीक है, ये सब सेक्शन 32 में वहाँ पर दिया हुआ है तो है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आर अपोर्शन अमॉन्ग द डिपार्टमेंट इन प्रोपोर्शन ऑफ सेल टर्नओवर के रेशियो में बांटते हैं, और क्या, सेल ऑफ ईच डिपार्टमेंट, है ना। विच वन इज द मेथड फॉर अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस, तो फाइनल अकाउंट मेथड होता है, डेटर्स मेथड भी होता है, स्टॉक एंड डेटर्स भी है भैया, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। 107 bad debts are apportioned among departments in the proportion of, तो हम लोग किसने बांटा, अगेन ये भी सेल में जाता है ना, ठीक है। अब देखो पहले पढ़ लेते हैं, द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व ऑन द क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, निकाल लेंगे। गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू डिपार्टमेंट वाई एट ए प्राइस सो एज टू इंक्लूड अ प्रॉफिट 33.33, मतलब 1/3 ऑन कॉस्ट, तो 1/3 ऑन कॉस्ट है तो प्रॉफिट पे मतलब सेल पे कितना होगा, इनवॉइस पे 1/4, ओके। इफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि इस पे तो इनवॉइस पे ही होगा, 48,000 डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा हम लोग को, इंटू 1/4 होता है ना, तो डिवाइड बाई 4 कितना आएगा, 12,000 रुपया। गुड सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25, मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट, तो इनवॉइस पे मतलब कितना हो जाएगा, 1/, ये 4 तो रहता ही है, प्लस ये ऐड करते हैं हम लोग, 1/5 मतलब 20%, ठीक है। इन हायर परचेस सिस्टम कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं, कैश प्लस प्लस इंटरेस्ट को हम लोग हायर परचेस प्राइस, है ना। एक्सेस ऑफ हायर परचेस प्राइस ओवर कैश, भैया क्या घुमा फिरा वही चीज पूछ रहा है, इंटरेस्ट बोलते हैं इसको हम लोग, और क्या। जैसे मान लो हायर परचेस प्राइस हो गया 50,000, कैश प्राइस है 40, तो बाकी 10 क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, ठीक है। केसीएस परचेज अ मशीन फ्रॉम जेपीएस ऑन हायर परचेज सिस्टम हुज कैश प्राइस इज 8,64,000, 2,16,000 हम लोग डाउन दे रही है, तो भैया एक चीज देखो पहले आप, 8,64,000 माइनस 2,16,000, तो 648 तो हमारा अभी बचा हुआ है, ठीक है। एंड बैलेंस इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,88,000 ईच, तो 3 बार देंगे इंस्टॉलमेंट, तो 8,64,000। बोल रहा था अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो, तो ऐसे केस में हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे, बट टोटल इंटरेस्ट तो हम लोग को पता है, टोटल इंटरेस्ट पता है इससे कितना होगा, 864 पे करना है एज अगेंस्ट 648, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 2,16,000। तो ऐसे में जितना अमाउंट ड्यू रहता है उस रेशियो में बांट दो, और देखो इक्वल अमाउंट अगर है ना हर साल, तो 3 इंस्टॉलमेंट है तो रेशियो हो जाएगा 3:2:1, कैसे, चलो और निकालते हैं। देखो हमने डाउन पेमेंट दे दिया, अब टोटल अमाउंट ड्यू कितना है, 3 इंस्टॉलमेंट देना है, 864, इतना ही ड्यू है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट सब कुछ जोड़ लो, इतना ही ड्यू है ना, ये 864 था, हमने डाउन दे दिया, ठीक है, बट उसके बाद भी 288 इंटू 3 इतना देना है ना, तो टोटल ड्यू इतना रहेगा फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के एंड में दे देंगे हम लोग 288, तो कितना ड्यू रहेगा 576, उसके बाद दे देंगे और 288, तो 288 बचेगा, और यहाँ पेमेंट करने के बाद नील, तो रेशियो क्या हो गया 3:2:1, इसी में बांट दो, जिस भी साल का पूछ रहा है वो निकाल के दिखा दो, किस साल का पूछ रहा हो देखते हैं हम लोग एक बार। तो बोलता है हम लोगों को बताओ कितना रहेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट, तो 2,16,000 टोटल है, इंटू 3/6, तो 1,08,000, डन। हेड ऑफिस इनवॉइस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट 10% लेस देन द कैटलॉग प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 20%, ओके। अगर टोटल इनवॉइस गुड्स जो है वो ड्यूरिंग द ईयर वो 4,32,000 है, तो कॉस्ट ऑफ सच गुड्स कितना है, तो पहले एक बात बताओ, अगर इनवॉइस जो है गुड्स का 432 है, तो पहले बताओ कैटलॉग प्राइस कितना होगा, तो भैया देखो 432 ये इनवॉइस प्राइस है जो कि 90% ऑफ कैटलॉग प्राइस है, क्योंकि 10% लेस करते हैं ना, ये तो बोला है 10% लेस करते हैं 90% होगा, तो 432 डिवाइड बाई 90%, तो 4,80,000 जो है वो तो कैटलॉग प्राइस है। और कैटलॉग प्राइस कैसे आता है, कॉस्ट प्लस 20, तो इसका मतलब ये जो है ये 120% डिवाइड बाई 120% करो, ये रहा 4,00,000, तो 4,00,000 का कॉस्ट का चीज को भेजा गया था 4,32,000 में, ना। गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 50, मतलब 1/2, तो लोडिंग इनवर्स कितना होगा, हम लोग कैसे बोलते हैं 2+1, तो 1/3 मतलब 33.33%, है ना। अच्छा एक बार एक चीज देखो, मैं ना आपको दिखा दूं ये कैसे, बार बार जो मैं कर रहा हूँ ये शॉर्टकट कैसे आ रहा है, मैं एक बार आपको एग्जांपल लेके बता दूं, अगर जिसको आता है तो ठीक है वो स्किप कर दो, बाकी सुन नहीं आता है देख लो एक बार आप, दो क्या होता है। देखो, कोई भी चीज है जो हम बोलते हैं, मान लो यहाँ पे 100 रुपये का इसका कॉस्ट है,
तो इस पे प्रॉफिट ऐड करेंगे, मान लो 20 रुपया, तो ये तो सेल प्राइस आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट 100, प्रॉफिट 20, ये कितना हो जाएगा, सेल 120। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है, मैं क्या बोलूंगा पता है, 20/100, 1/5। कोई मुझसे पूछे प्रॉफिट ऑन सेल कितना, मैं क्या बोलूंगा, प्रॉफिट ऑन सेल है 20/120, तो 1/6। तो इसको डायरेक्ट निकालने के हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये 1/5 अगर है ना, तो इससे हम लोग को सेल पे अगर जाना है तो एक, ये तो 5 ऐसे लिखेंगे हम लोग, जो रहेगा न्यूमरेटर में उसको हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पर, तो 1/6। अगर निकालोगे ये आएगा 16.67%, और ये हमारा 20%। ठीक है, और उल्टा आना तो माइनस कर देना, और क्या, मान लो अगर 1/6 से यहाँ पे अगर आना है तो क्या करोगे, 1/6 माइनस ये 1, आपको इनवॉइस से कॉस्ट पकड़ आना है तो। ठीक है, चलो। The head office of a company sends goods to its branch at 150% of the cost price। ठीक है, the value of goods received by the branch तो 7.5, अब देखो 7.5 का उसको मिला है, तो उसका कॉस्ट कितना होगा, 7.5 डिवाइड बाई 150%, 5 लाख रुपया, है ना। गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख, ये होगा वर इंश्योर्ड फॉर 1 लाख, समझ मारा क्या, अंडर इंश्योर्ड है, ये हाफ इंश्योरेंस करा कर रखा है। आउट ऑफ विच 3/4 ऑफ द गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो 2 लाख का गुड्स था, 3/4 डिस्ट्रॉयड हुआ, 1.5 लाख रुपया का गुड डिस्ट्रॉय हुआ है, इंटू 3/4, तो 1.5 लाख का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, और इंश्योरेंस आपने हाफ कराया, तो एवरेज कॉस्ट लगेगा, आपको मिलेगा हाफ, 75,000। कैसे आया देखो, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर डिवाइडेड बाई गुड्स इन गोडाउन इंटू पॉलिसी अमाउंट है हमारा 1,75,000। ठीक है, A plant worth 80,000 had been insured for 60, अगेन देख रहे हो अंडर इंश्योर्ड है, 75% इंश्योरेंस कराया है। तो आज जो लॉस हुआ है इन द फायर कितना का, 50। आज तुमको लगता है कि ये लोग पूरा देगा, ये लोग 75% देगा, तो 50 से अगर 75% कितना हो, 37,500। फिर से निकाल लो, वैसे ही 60 कराया है पॉलिसी, जब 80 कराना चाहिए, तो आज अगर लॉस हुआ 50 तो कितना देगा, दोनों ही से निकाल लो, एक ही तरीका है, मतलब आंसर वही आएगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड टर्न जो हम लोग बताते हैं ना, लाइक जैसे ये हमारा इस पीरियड में अगर हमारा आग लगा हुआ है, तो सेम इसी पीरियड में जैसे आग लगा, यहाँ से 3 महीना बिजनेस बंद रहा, तो सेम उसी मतलब उसी पीरियड वही सेम मंथ लास्ट ईयर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो टर्नओवर ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द डैमेज, इसको हम लोग बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। ठीक है, टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर विच कॉरस्पॉन्ड विद द इंडेमनिटी पीरियड, ये सही है, इंडेमनिटी पीरियड हमारा 3 महीने का, अभी जो है सेम उसी का बात कर रहा है, 12 महीने पहले, मतलब ये हमारा सही है। आगे पढ़ते और क्या बोल रहा है, अनअवॉइडेबल फिक्स एक्सपेंस व्हिच हैव टू बी पेड इवन इफ देयर इज रिडक्शन इन सेल, ये तो वो फिक्स कॉस्ट का बात कर रहा है, छोड़ो इसको। टर्नओवर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड इमीडिएटली बिफोर द डैमेज, ये तो नेट प्रॉफिट होता है, सेल होता है लास्ट ईयर का, जिससे हम लोग जीपी रेशियो निकालते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 2। ठीक है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हेल्प्स इन, क्या करता है बताओ ये, इवेल्युएशन ऑफ ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट सेपरेटली, सही बात है। इफेक्टिवली प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ इट, ये भी सही है, तो बोथ 1 and 2 यहाँ पे। ठीक है, if department M transfer goes to department N at a price of 50% above cost, what will be the amount of stock reserve, अगर डिपार्टमेंट N के पास नौ, देखो डिपार्टमेंट N के पास तो ये इनवॉइस प्राइस पे होगा, और ये 50% अबव कॉस्ट मतलब हाफ ऑन कॉस्ट है, तो इस पे कितना हो जाएगा, 1/3, तो 1/3 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 3,000 रुपया। द हायर परचेजर रिकॉर्ड्स द एसेट, अब देखो हायर जो परचेज करता है ना, जो हायर परचेजर जो परचेज करता है वो एसेट को कैश प्राइस पे लिखेगा, जो इंटरेस्ट है पीएल में जाएगा, वो सब कैपिटलाइज नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, इंटरेस्ट क्योंकि AS 16 पढ़ना, वहाँ पर हम लोग अलाउ नहीं करने देगा वो। ठीक है, ये सब चीज़ क्योंकि आपने रेडी टू यूज एसेट परचेज किया है। ठीक है, तो हायर परचेज प्राइस पे नहीं, कैश प्राइस हम लोग को लिखना पड़ता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन हायर परचेज एसेट इज क्लेम्ड बाय, कौन लेगा, हायर परचेजर, वही तो एसेट यूज कर रहा है ना, तो हायर परचेजर नॉट द वेंडर। ठीक है, while treating the abnormal loss under stock and debtor system of maintaining branch account, loading of abnormal loss को कहाँ ट्रांसफर, देखो इसके लोडिंग को हम लोग ट्रांसफर करते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, और जो प्रिंसिपल वाला जो मेन जो पार्ट होता है कॉस्ट हो जाता है हम लोग के पीएनएल में, है ना, तो यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अंडर डेटर सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग ब्रांच अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स इन ब्रांच, तो जो क्रेडिट परचेस यहाँ पर नहीं आता है,
गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर टू ब्रांच, ये भी यहाँ पर नहीं आएगा, आप मेमोरेंडम डेटर और स्टॉक हम बनाओ वहां पे दिखाना है सब चीज। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स टू एचओ, यहाँ पर भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना, जो गुड्स रिटर्न किया है डेटर्स डेट एचओ को, ये भी नहीं आएगा यहाँ पर। गुड्स सेंड टू ब्रांच आता है, बट आई थिंक ना इसके आंसर में दिया हुआ ये वाला जो गलत है, ये होना चाहिए, ठीक है ना, ये होना चाहिए गुड्स सेंड टू ब्रांच, एक बार चेक कर लेना आप। जो ब्रांच बोलता है कि ब्रांचेस नॉट कीपिंग फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आर कॉल्ड, जो पूरा सिस्टम नहीं मेंटेन करते, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डिपेंडेंट ब्रांच, है ना। और आई थिंक इसके भी देखना आप आंसर में जो है ना इंडिपेंडेंट देके रखा है, जो डिपेंडेंट होना चाहिए ना। आप बताओ यहाँ पर हम लोग थोड़ी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैसे बोलते हैं, हम लोग कंट्रोल वाइज बोलते हैं क्या, नहीं, हम लोग बोलते हैं जो पूरा अकाउंटिंग अपना डबल एंट्री मेंटेन कर रहा है वो इंडिपेंडेंट है, और जो नहीं मेंटेन कर रहा है वो सब डिपेंडेंट है, वो हम लोग को रॉ डेटा सारा भेज देता है, हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। एसेट्स आर जनरली रिपोजिट्स एट म्यूचुअली अग्रीड वैल्यू, हम लोग बोलते हैं ना कि जब रिपोजिशन का टाइम आएगा 30% का बोलते नहीं, वेंडर 30% उसमें डिफरेंस चार्ज करेगा, दैट टू डब्ल्यू एस एल एम जो भी पर रहेगा, लेकिन वो म्यूचुअली अग्रीड, बोलने का म्यूचुअल अग्रीड होता है, वो बोलता है और हम लोग को सुनना पड़ता है, और कुछ उपाय नहीं, हम लोग गलती की, हम लोग पैसा टाइम पे नहीं दे पाए, ठीक है ना, वो खाली नाम का होता है म्यूचुअल अग्रीड। डन। सीपी पॉइंट सेल कंप्यूटर्स ऑन हायर परचेज बेसिस एट कॉस्ट प्लस 20%, मतलब कॉस्ट पे 1/4। टर्म्स ऑफ सेल आर 10,000 डाउन पेमेंट एंड 8 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 ईच, तो 8 मंथली में 5,000 ईच में 40,000 रुपया, 10,000 डाउन, टोटल 50,000 रुपया, बोलता कंप्यूट हायर परचेज, तो टोटल कितना हो गया, 50,000 रुपया हायर परचेज प्राइस है इसका। अब जो बड़ा सम है और पढ़ लेते पहले, कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है, और पढ़ते क्या लिखा हुआ है। A car company sold to A brothers a motor car on hire purchase basis, कब, 1 अप्रैल 22 को। टोटल हायर परचेज जो प्राइस था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट सब कुछ मिलाकर 4,60,000 था, विद डाउन पेमेंट 1,60,000, तो ड्यू कितना रहेगा, ड्यू रहेगा बस 3 लाख रुपया। बैलेंस अमाउंट टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख ईच, ठीक है। अब देखो 1 लाख ईच, अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये 4,60,000 टोटल ले रहा है, और यहाँ पर 4 लाख कैश प्राइस है, तो 60,000 का हमारा इंटरेस्ट है, बोलो है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या पूछ रहा है, एनुअल इंस्टॉलमेंट जो होगा 1-1 लाख का होगा ईच, तो फिर अगर दो टोटल 3 लाख का अगर हमारा ड्यू अगर है, तो फर्स्ट ईयर में 3 लाख ड्यू था, 1 लाख दे दिए, अब 2 लाख ड्यू है, फिर हम लोग दे दिए और 1 लाख, तो 1 लाख ड्यू है, और लास्ट ईयर में खत्म। तो फिर मैंने बताया था आपको ना, अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो शॉर्टकट लगा दो एग्जाम में, 3:2:1। अब कौन से ईयर का पूछा, देखो हमसे पूछा सेकेंड ईयर का, मतलब 2/6, तो 60,000 इंटू 2/6, 20,000, है ना। तो पहले ये निकाल लेना, और उसके बाद अगर डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर देना, इंटू 2/6 में अच्छा से लिख देता हूँ, ठीक है, लो डन। 129 नंबर सब, और देखो बस हो ही गया बेटा, देखो अब बस थोड़ा सा बचा, बस बस बस, बस खत्म खत्म खत्म, देखो थोड़ा सा। In January, a firm took an insurance policy for rupees 60 lakh to ensure goods in go down against fire subject to average clause. On 7th March, a fire broke out, destroying the goods costing 44 lakhs. स्टॉक इन द गोडाउन जो था उस समय 80 लाख था, देखो फिर से देखो 60 लाख का इंश्योरेंस कराया, 80 लाख का स्टॉक था, 44 हुआ, तो ये भी तो देगा उसी तरह से, तो 60 डिवाइड बाई 80 इंटू 44, 33 मिलेगा, और क्या, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया इशू, देखो इशू कौन करता है, आईसीएआई, फिर उसको कंपनीज के नोटिफाई वगैरह कौन करवाता है, एमसीए, ठीक है ना, तो यहाँ पर आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भाई, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, आईसीएआई, ठीक है। As per ES10, property, plant and equipment and enterprise holding investment properties should be value investment property, इसको हम लोग को कॉस्ट पे ही हम लोग को वैल्यू करना है, इसे हम लोग बोलते नहीं, हमारे पास ऑप्शन होता है लाइक कॉस्ट और फेयर वैल्यू, तो इसको हम लोग कॉस्ट मॉडल पे ही लिखना पड़ता है, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता है। ये क्या होता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, देखो नॉर्मली पीपी क्या होता है, हम लोग अपने बिजनेस में यूज करने लेते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो सब है जो हम लोग अदर अपने बिजनेस में यूज नहीं करें डायरेक्ट, हम लोग उसको कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर रेंटल जैसे रेंट पे देने के लिए करती है, इसके रखते हैं हम लोग, ठीक है। एज पर AS16, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिफाइंग एसेट्स, एसेट जो क्वालिफाइंग एसेट का मतलब क्या होता है, एक एसेट जिसको बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज एटलीस्ट 12 मंथ जिसमें लगता है बनने में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड पावर जनरेशन फैसिलिटीज, बनने में टाइम लगेगा, ठीक है, ये तो है। इन्वेंट्रीज दैट रिक्वायर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, देखो इन्वेंट्रीज भी हो सकता है अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, तो ये भी यहाँ पर जैसे मान लो हम लोग एयरक्राफ्ट बनवा रहे हैं, टाइम लग जाएगा उसमें ना। एसेट दोज आर रेडी फॉर सेल, नहीं ये तो रेडी फॉर सेल है, ये का है ना, नॉट दबाव, तो ये होगा यहाँ पर, ये सही होगा यहाँ पर,
बोलता कौन सा नहीं है, इसलिए वो सही है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज एक्सेप्ट, सब निकालते हैं कौन छोड़कर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं लेते हम लोग। एलोकेटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, देखो जनरल ओवरहेड नहीं लेते हम लोग, बट फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड तो हम लोग लेते हैं हम लोग, बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी जो आता है वो भी लेते हैं हम लोग। एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं आता है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये बी होगा आंसर। मुझे द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल, ये पहले भी आया था ना फंडामेंटल अकाउंटिंग कौन सा नहीं है, तो गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एक्रूवल और मैटेरियलिटी वहां भी था, तो यही है, बेचारा घूम फिर के ये आ रहा। एज पर एस वन वेयर अ कंपनी टू डिस्क्लोज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी, कहाँ दिखाते हैं नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, इन द एनुअल रिपोर्ट नहीं, ऑडिटर रिपोर्ट, इन सीईओस लेटर नहीं, इन द नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो इंडियन नहीं, इंडियन नहीं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट, देशभक्ति में जगा देना, ठीक है, अच्छा इंडियन, इंडियन नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात बेटा, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ओके डन। देखो क्या क्या पूछा, देखो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, एक एस लगा रही है, ये नहीं है, ठीक है ना, यही है यहाँ पर, ठीक, आगे बढ़ते हैं। एरियाज इन्वॉल्विंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी बाय डिफरेंट एंटरप्राइज इज, और कहाँ कहाँ पे ऐसा हो सकता है, इसमें हम लोग बोलते हैं ना एएस वन में कि हम लोग का अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग चूज करते हैं अपने हिसाब से, बट चूज करने के लिए कुछ मेथड्स अपने को बताया गया, फिर ये बताया कहाँ कहाँ पर ऐसा वेरियस जो जगह जहाँ पर हम लोग ऐसा चूज करने का मौका हम लोग को मिलता है। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी में मिलता है मौका, ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट में भी मिलता है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इसमें भी मिलता है। अगर आप देखो यहाँ पर जैसे AS2 इन्वेंट्री का, इंटेंजिबल एसेट AS26, कंस्ट्रक्शन वाला AS7, इन सब में मिलता है ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ओके। एन एंटिटी हैज एक्वायर्ड एन एसेट कॉस्टिंग 1 लाख फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन आइटम टू बी सोल्ड बाय इट, ठीक है, तो हम लोग कुछ सामान बना के बेचेंगे तो इसको हम लोग खरीदेंगे एसेट। इट डिडक्टेबल इक्वली ओवर 2 years इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग फर्स्ट ईयर में 50,000 डिडक्शन, नेक्स्ट ईयर 50,000 डिडक्शन, दैट्स इट, खत्म। बट टैक्स लॉ बोलता है 75 या डिडक्टेबल होगा इन द ईयर 1 एंड बैलेंस होगा इन ईयर 2, तो एज पर टैक्स कितना हो गया 75 ईयर 1 और 25 यहाँ। तो अब आप एक काम करता हूँ, रुको आपको मैं ना यहाँ बताता हूँ इसको, यहाँ समझाता हूँ अच्छा रहेगा। ईयर डिप्रिसिएशन इसमें बताऊंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और टैक्स, तो ईयर 1 में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है वो है डिप्रिसिएशन कितना 50 था ना, और ईयर 2 में भी 50, डन। टैक्स में यहाँ पे 75 या 25। अब आप इमेजिन करो टैक्स में आप जो दिखा रहे हो वो आप ज़्यादा खर्चा क्लेम कर रहे हो, है ना, तो प्रॉफिट घट जाएगा आपका, तो टैक्स घटेगा, बट आपको पता है ये आगे चल के रिवर्स होने वाला है ना, ये तो टाइमिंग डिफरेंस है, रिवर्स होगा, देख रहे हो नेक्स्ट ईयर रिवर्स हो जाएगा ये तो पहला साल यहाँ पर DTA या DTL क्या बनेगा, तो सर लाइबिलिटी आएगा चल के ज़्यादा, आगे चल के तो DTL बनाना पड़ेगा, कितना 25,000 का डिफरेंस है, रेट देख लो एक बार, रेट है यहाँ पर 10%, तो इसका मतलब 2500 का यहाँ पर DTL बनेगा, है ना, 2500 का बनेगा DTL, और यही DTL यहाँ पर अब रिवर्स खत्म हो गया ना, तो यहाँ पर रिवर्स कर देना। तो हम लोग से कहाँ पूछा है, ईयर 1 पूछा है कि ईयर 2 पूछा, आप एक बार पहले चेक करो, आप चेक करो पहले एक बार ईयर 1 की ईयर 2 क्या पूछा अपने से पूछा है कि ईयर 2 में, तो ईयर 2 में DTL रिवर्स होगा, तो रिवर्स DTL 2500 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर AS22 एन एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट डिफरेंस, मतलब हम लोग जहां पर DTA DTL क्रिएट ही नहीं करते हैं, कि हम देखो हमारे पास दो डिफरेंस आता है, एक आता है टाइमिंग डिफरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी डिफरेंस है, आगे जाके ये सब रिवर्स हो जाएगा जैसे हमने देखा अभी डिप्रिसिएशन वाला होता है, और एक होता है परमानेंट, परमानेंट में हम लोग कोई भी DTA DTL क्रिएट नहीं करते हैं। तो ऐसा कौन कौन सा, देखो जब जाकर हमारा आगे चल के मिलने वाला नहीं है, अब एग्जाम्ड इनकम, एक बार अगर इनकम टैक्स में एग्जाम्ड हो गया तो आगे चल के फिर चार्जेबल तो होगा नहीं, छोड़ दो इसको। डिसअलाउ कर दिया कोई एक्सपेंसेस अगर मान लो, फिर तो वो अलाउ होने से रहा। इनहैंस डिडक्शन कहीं मिलता है ना, जैसे मान लो आपने 100% खर्चा किया, आपको 150% का रिडक्शन मिल गया टैक्स में, तो अकाउंट में कभी ऐसा होगा नहीं, एक्चुअल तो खर्चा कुछ किए नहीं हम लोग, तो यहाँ पर सारा का सारा ये वाला दबाव, ठीक है। बोरोविंग कॉस्ट इंक्लूड्स, बोरोविंग कॉस्ट में क्या आता है, डिवेंचर का इंटरेस्ट आता है, प्रेफरेंस डिविडेंड इक्विटी डिविडेंड ये नहीं आता है हमारा, तो यहाँ पर बोलेंगे हम लोग ये आता है, ठीक है, बट अगर जब फाइनल में हम लोग आएंगे ना पढ़ेंगे वहां पर देखना कहीं कहीं पे प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ सकता है, बट अभी हम लोगों को नहीं पता है सब चीज, हम लोग अभी इंटरमीडिएट में, तो हमारे लिए क्या बोलेंगे हम लोग डिवेंचर इंटरेस्ट, बस यही आएगा। ग्रांट्स विच आर इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, इसको कहाँ दिखाते हैं हम लोग, तो कैपिटल अप्रोच के अंडर ही जाएगा, ठीक है ना, कैपिटल अप्रोच,
AS12 का ही है ये पार्ट। 10 लाख ग्रांट रिसीव फॉर एसेट लाइफ 10 ईयर है, इनकम क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस में एवरी ईयर अंडर डेफर्ड इनकम मेथड। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ₹1 लाख। अब देखो 1 लाख हो सकता है अगर SLM हुआ और हर साल 1 1 लाख रुपए ये लोग मतलब चार्ज कर रहा है 10 साल में, तो ऐसे ठीक है, SLM अगर हुआ तो। बट हो सकता है डेप्सन कुछ और तरीका चार्ज हो, WDB हो, तो फिर तो पलट जाएगा, है ना, क्योंकि जिस रेशियो में डेप्रिसिएशन चार्ज होने वाला है उसी रेशियो में हम लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा। तो डिपेंड्स ऑन द डेप्रिसिएशन मेथड, ये बात सही है हम लोग को, डिपेंड्स ऑन द डेप्रिसिएशन मेथड, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा जिस रेशियो में, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर दिखाते जाएंगे। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू AS11 revise the difference between the forward rate and exchange rate at the date of transaction। so क्या करते हैं हम लोग, आइदर इनकम और एक्सपेंस हम लोग उसमें हम लोग बुक कर लेंगे, सो इग्नोर तो नहीं कर सकते। रिकॉग्नाइज एज इनकम और एक्सपेंस जो भी रहेगा बुक हम लोग कर लेंगे, एडजस्ट टू शेयरहोल्डर इंटरेस्ट नहीं। ठीक है। एएस एज पर AS11 मॉनेटरी आइटम में क्या नहीं आता, देखो कैश अंडरस्ट मतलब वो हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर आएगा ही, इंक्लूड करते हैं इसको हम लोग। रिसीवेबल पेबल तो हमेशा आएगा, इन्वेंट्रीज नहीं आएगा, देखो इन्वेंट्री से कोई कोई भी रिसीवेबल पेबल ड्यू नहीं है इन फॉरेन करेंसी, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो इन्वेंट्री यहाँ पर तो नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना कुछ कंफ्यूजन आपको आ सकता है, ये जो चीज ये पोर्शन है ना, क्योंकि यहाँ पे लाइफ बोला है 10 ईयर्स, हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 10 साल में इसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे, तो वो भी एक आंसर 1 लाख भी से आ सकता था, है ना। बट ये अब एक डेप्सन का मेथड भी मतलब डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग सही आंसर यहाँ पर ये है। ठीक है, चलो, ये था हमारा पूरा का पूरा MCQ बैंक। ठीक है। अब आपको करना क्या, देखो आपने ये एक बार पढ़ लिया है ना, अगर आपने पहले ही मेरा चैनल देख रखा और वीडियोस अगर आप देखते आए हो तो आपको पता होगा MCQ बैंक जो हम लोग मतलब MCQ बुकलेट जो हम लोग कर रखे थे। बट अगर आप नए हो तो आप ना एक बार वो MCQ बुकलेट जो मैंने सॉल्व किया ना MCQ मैराथन में, वो आप एक बार पक्का पक्का देख लेना, आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, आप एक बार देख लेना उसको। और किसी को अगर AS में कहीं पे ज़्यादा दिक्कत अगर होता है तो AS मैराथन करके मैंने एक अपलोड कर रखा है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट कराया उसमें, सारा का सारा क्वेश्चंस भी कवर कर दिया, आप एक बार देख लो, काम आपका वहां से हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रहा है, Q&A मैराथन अपलोड कराया हुआ है, उसे कर लो। क्वेश्चन आंसर नहीं है आपके पास, Q&A कंपाइलर है वो आप परचेस कर सकते हो। रिवीजन के लिए आप हमारा यहाँ नोट्स परचेस कर सकते हो, आपको इन सब का बेनिफिट मिल सकता है ना। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी करना हम लोग को अब ऐसे ही, MCQ बैंक और हमारा अभी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का MQP भी डिस्कस करना ड्यू है, फटाफट से करेंगे उसको हम लोग। ठीक है, चलो बाय बाय।